तो यस, अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 के एंड में जो क्वेश्चंस दिए, चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज नाम? एथिकल कम्युनिकेशन। सो आई होप सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन, ये जब क्वेश्चन आएगा, सिग्निफिकेंस मतलब बेनिफिट्स ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन, पेज नंबर 204 पर जो फोर्थ क्वेश्चन दिया ना लास्ट, व्हाट इज इट? फोर्थ क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन, मतलब सिग्निफिकेंस होगा। बट जब क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन पर आता है तो आपने पेज नंबर 201 पर व्हाट इज एथिकल कम्युनिकेशन वो भी लिखना है। ध्यान दो, यू कांट जस्ट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन, आपको व्हाट इज एथिकल कम्युनिकेशन इन ब्रीफ में लिखना है। मतलब घर में आप इस चैप्टर के जब पॉइंट्स बनाओगे, अल से आपको पहला पॉइंट बनाना है एथिकल कम्युनिकेशन को लेकर, उसके बाद उसके फैक्टर्स, एथिकल कम्युनिकेशन के जो फैक्टर्स है उसको लेकर, आर यू गेटिंग? उसके बाद जो पेज नंबर 202 पर दिया ना, एथिकल डायलेमाज इन कम्युनिकेशन, मिला है क्या? अब इस डायलेमाज को लेकर भी कुछ स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं। सी, ये जो क्वेश्चन है एथिकल डायलेमाज इन कम्युनिकेशन मतलब क्या? कोई भी पर्सन जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, फिर वो किसी भी लेवल पर हो, कॉर्पोरेट लेवल पर हो, बिजनेस लेवल पर हो या फंक्शनल लेवल पे हो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरह का कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, तो अक्सर आपसे कम्युनिकेशन करते वक्त ये नीचे दी हुई 7 गलतियां हो सकती है, आपके जाने अनजाने ये गलतियां हो सकती है। तो उन्होंने कहा है इन एथिकल डायलेमास को आप हर बार सोच के रखो, समझ के रखो कि आप जब भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर लीक होनी नहीं चाहिए। आप कम्युनिकेशन करते हो, नीडलेस विसल ब्लोइंग को मत करो, कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक मत करो, रूमर्स और गॉसिप्स में इन्वॉल्व मत हो जाओ, आप इंफॉर्मेशन जो दोगे वो झूठ जानकारी बाहर मत फैलाओ, आप हार्श वर्ड्स, ऑफेंसिव वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो, और ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग ना करो जिससे सामने वाले आपके वर्डिंग्स को मिस इंटरप्रेट करे। अरे समझ रहा है कि नहीं? मतलब आपको कम्युनिकेशन करते हो इन डायलेमास को अवॉइड करना है। अब अगर किसी पर्सन को ये नहीं पता कि सर इन डायलेमास को कैसे अवॉइड करना है, तो इन डायलेमास को अवॉइड करने के लिए गाइडलाइंस दिए उन्होंने, और गाइडलाइंस में उन्होंने कहा 2 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। एक तो हर बार बात करते वक्त ध्यान रखो कि आप बात करते वक्त मॉरल कंसिडरेशन, आपके मॉरल वैल्यूज को दिमाग में रखकर शब्दों का प्रयोग करो। और यस और नो, मतलब आपकी भाषा में हम कह सकते हैं शुद्ध भाषा होनी चाहिए, अशुद्ध भाषा नहीं होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अशुद्ध भाषा। तो मॉरल कंसिडरेशन को आप दिमाग में रखो। और नंबर 2, लीगल कंसिडरेशन, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, अगर वो शब्द थोड़े बहुत कम ज्यादा ऊंच नीच हो गए तो उसका क्या लीगल इंपैक्ट हो सकता है, उसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ये भी आप दिमाग में रखो। तो जब आप मॉरल कंसिडरेशन और लीगल कंसिडरेशन दोनों को दिमाग में रखोगे तो आपकी भाषा नीचे दिए हुए 7 स्टेप्स के तहत होती है जो गाइडलाइंस में दिए। मतलब आपके कम्युनिकेशन में जो उधर दिया पेज नंबर 203 पर लास्ट, आपके कम्युनिकेशन में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आएगा, मतलब ऑनेस्टी इंटीग्रिटी दिखेगा, आपका जो मैसेज होगा ना वो एक्यूरेट होगा, किसी को डिसीव करने के लिए नहीं होगा, आपके शब्दों में और आपकी भाषा में कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, आपके शब्दों से लोगों का आप पर विश्वास आना चाहिए, आप इस तरह के बोल बोलो कि लोग ट्रस्ट करें। देखो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, जब वो कुछ बोलते हैं और ये डिस्कशन होता है, उसने ऐसा कहा, बोलते अरे उसकी बात का ध्यान मत दे, इग्नोर कर, बिकॉज उनके शब्दों का एज सच सोसाइटी में या पब्लिक में जिनके साथ वो रहते हैं कोई ट्रस्ट या कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। बट अगर आप एथिकल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने चाहते हो तो आपके शब्दों का ट्रस्ट कब बढ़ेगा? जबकि भाषा में कंसिस्टेंसी होगी। और यह सुनो, आप सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, एंश्योर टाइमलीनेस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड आप किसी भी अनएथिकल बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर रहे हो। ये जब आप करोगे तब हम कहेंगे कि आपने एथिकल कम्युनिकेशन वाकई में किया और उन डायलेमास को आपने क्या किया, ओवरकम किया। ये वो चैप्टर था। आई होप इट इज सिंपल। और यस और नो, जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5 में जितना बड़ा चैप्टर का नाम है ना उससे छोटा वो चैप्टर है। करेक्ट, चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है। पहले चैप्टर का नाम समझते, कम्युनिकेटिंग कॉर्पोरेट कल्चर, चेंज एंड इनोवेटिव स्पिरिट। हे भगवान, कितने बड़े बड़े नाम है। कम्युनिकेटिंग कॉर्पोरेट कल्चर, अच्छा, चेंज एंड इनोवेटिव स्पिरिट, बस ये 3 ही टर्म्स है इस चैप्टर में। चैप्टर इज ओवर। तो हमें इस चैप्टर में पहले कॉर्पोरेट कल्चर क्या है वो देखना है, फिर देखना है कि चेंज, बदलाव,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है? और फिर देखना है इनोवेटिव स्पिरिट मतलब इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन मतलब क्या, ये भी हम समझेंगे। ऐसे 3 टर्म्स को देखना है। तो पहले हम फोकस करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर पर। कॉर्पोरेट कल्चर जैसे वर्ड दिमाग में आता है ना, आई से यू वन थिंग, एथिक्स एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को दर्शाता है। एथिक्स एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को दर्शाता है। एथिकल कम्युनिकेशन एक कंपनी के पर्सनालिटी को बनाता है। ध्यान दो, जो प्रीवियस चैप्टर में देखा है, मैं बहुत अलग वे में लिंक कर रहा हूं। एथिक्स एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। एथिकल कम्युनिकेशन एक कंपनी के पर्सनालिटी को बनाता है। बट कॉर्पोरेट कल्चर ये उस कंपनी का कैरेक्टर होता है। कॉर्पोरेट कल्चर ये उस कंपनी का कैरेक्टर है। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल का कैरेक्टर एथिकल वैल्यूज से है और कंपनी का कैरेक्टर कॉर्पोरेट कल्चर से है। इंडिविजुअल का कैरेक्टर उसके एथिकल वैल्यूज, लीगल कंसिडरेशन, मॉरल वैल्यूज उसके ऊपर होता है कि वो इंडिविजुअल अपने लाइफ के लिए क्या प्रिंसिपल्स अपनाता है, वो उसका एथिक्स है। तो एक कंपनी अपने लिए कौन सा कल्चर अपनाती है, वो कंपनी का कैरेक्टर है। अब प्रश्न मन में आता है, सर ये कॉर्पोरेट कल्चर एग्जैक्टली कैसे होता है, कैसे कंपनी का कल्चर बनता है? तो ध्यान दो, कंपनी का जो कल्चर है ना, कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भी लोग हैं कंपनी से जुड़े हुए, उनसे बनता है। फिर इसमें कंपनी के विजन, लीडर, प्रमोटर्स भी आ गए। कंपनी के साथ जुड़े हुए जो एम्प्लॉयज है वो भी आ गए। कंपनी से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति कंपनी के कल्चर को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। जब मैं कहता हूं कि कॉर्पोरेट कल्चर हमें पढ़ना है, तो ध्यान रखना, एक पर्सन मिलिट्री में था, लगभग 25 साल की सर्विस उसने मिलिट्री में की। ध्यान दो, मिलिट्री से रिटायर हो गया और मिलिट्री से रिटायर होने के बाद अब उसने अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी ओपन की है। मैं जो बोलो समझ रहा, उसने अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी ओपन की है। तो उसने अपना मिलिट्री का पूरा डिसिप्लिन अपने डिटेक्टिव एजेंसी जो कंपनी उसने फॉर्म की उसके अंदर डाल दिया। तो इस पर्सन के कंपनी का कल्चर कैसे होगा? डिसिप्लिन्ड वे में काम होगा। अरे ये सुनो, बिकॉज जिस एनवायरमेंट में हम ज्यादा वक्त गुजारते हम भी वैसे बनते जाते। अरे मानते हो कि नहीं? तो कंपनी का कल्चर कौन बनाता है? कंपनी को फाउंड करने वाला जो शुरुआती कल्चर कौन बनेगा? कंपनी का जो विजनर होता है, जो फाउंड करता है, प्रमोटर, वो कंपनी का कल्चर बनाएगा। मतलब उस व्यक्ति के जो वैल्यूज है, उस व्यक्ति के जो बिलीफ्स है, उस व्यक्ति के जो प्रिंसिपल्स है, वो अपने कंपनी के अंदर डालेगा। एग्जाम्पल आपको देता हूं, देखो 2 इंडियन कंपनीज, आईटी कंपनीज, एक टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एक है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज। दोनों आईटी कंपनीज है, दोनों लगभग सेम बिजनेस करती है, बट दोनों का वर्क एनवायरनमेंट अलग है, कल्चर अलग है। और इसके साथ और एक जोड़ दूं, विप्रो कंपनी, विप्रो का वर्क कल्चर अलग है। 19-20 का तीनों में फर्क है, बिकॉज तीनों के जो लीडर्स थे वो एकदम अलग है। मैं जो बोलो समझ रहा है? मतलब इन तीनों कंपनीज को जिन्होंने फॉर्म किया है, उन प्रमोटर्स ने अपने वैल्यूज और बिलीफ्स अपने कंपनी के कल्चर में डाल दिया। अब समझ रहा है? ये तो शुरुआती कल्चर हुआ, बट उसके बाद कल्चर कैसे पनपता है, कैसे ग्रो होता है, लोगों जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं उनसे कल्चर डिफाइन होता है। एग्जाम्पल आपका दे रहा हूं, आप जब आईपीसीसी ग्रुप 1 क्लियर कर दोगे और आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा, मतलब आर्टिकलशिप आपको स्टार्ट करना होगा, आप अलग अलग फर्म्स में इंटरव्यू के लिए जाओगे। आपको मान लो कुछ 5-6 फर्म्स ने शॉर्टलिस्ट कर दिया, कह दिया आप हमारे पास आओ, आप बहुत कैपेबल हो। अब आपको चॉइस मिला है जो नॉर्मली मिलता नहीं है, बट आपको मिला है। तो अब जब भी किसी फर्म में आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू देके आते हो, आप सिलेक्ट भी हो गए, तो आप नहीं भी हुए तो भी आप पूछते हो, अरे आपका जान पहचान का कोई उस फर्म में आर्टिकल दिखा? तो बोलते कैसा है रे फर्म? अरे बॉस कैसा है रे? अच्छा है क्या? काम कैसा है? काम अच्छा है। आप उस कंपनी की क्या, उस फर्म की क्या निकालते हो? जानकारी। मतलब आप एग्जैक्टली उस फर्म के बारे में क्या जानना चाहते हो, वहां का वर्क कल्चर। अगर वो आर्टिकल वहां का कह दे रहे हमारा फर्म बहुत मस्त है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक आर्टिकल मेरे पास आया था, अभी स्टूडेंट था अपना 2 दिन पहले, वो मुझे कह रहा था कि सर हमारे फर्म में इतने अच्छे हमारे सर, मतलब वो हमको हर वक्त कहता है कि मैं जब आर्टिकलशिप करता था जो जो हमें नहीं मिला, हम हर वक्त सोचते थे कि हम सीए बनने के बाद हम हमारे आर्टिकल्स को ऐसा सब देंगे जो हमारे बॉस ने हमें नहीं दिया। तो सर हमें हर रोज हमारा ऑफिस का टाइमिंग सर सुबह 10 बजे है, शाम को 6 बजे निकल जाना है, कितना भी वर्कलोड क्यों ना हो, सब टेबर का टैक्स ऑडिट भी हो तो भी हम शाम में 6 बजे आते हैं।
और सुबह 10 बजे आते हैं, फिक्स्ड है। कोई भी व्यक्ति, इवन द बॉस हिमसेल्फ डजंट वर्क फॉर 1 मिनट एक्स्ट्रा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे फर्म में हर रोज शाम में 4 बजे सारे आर्टिकल्स के लिए फिक्स्ड नाश्ता आएगा, मतलब आएगा। एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, एवरी डे इन द इवनिंग 4 o'clock ही विल ब्रिंग सम ब्रेकफास्ट फॉर ऑल द आर्टिकल्स, सम बफर, जिसको हम हाई टी कहते हैं। सर अगर थोड़ा सा भी मुझे खांसी आई, जुकाम हुआ, तो सर मुझे कहते हैं तू आज के दिन रेस्ट ले ले, काम पर मत आ। ही विल ऑलवेज बी विलिंग टू गिव मी रेस्ट। सो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही आइडल फॉर्म हो गया, आदर्श फॉर्म हो गया। बट अब उसके फर्म का कल्चर उसने मेरे पास डिफाइन किया, मैंने आप तक पहुंचाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कॉर्पोरेट कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास ऑन होता है, और नॉर्मली ये उन लोगों से पास ऑन होता है जो कंपनी के एम्प्लॉयज और आर्टिकल्स है। अब मैं एग्जांपल आपको जो दे रहा हूं ना, कॉर्पोरेट कल्चर किससे पास ऑन हो रहा है? एम्प्लॉयज आर्टिकल से। कैसे? सुन लो, एम्प्लॉयज से। आर्टिकल्स आपको समझने के लिए बताया मैंने। एक व्यक्ति का एक किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट हुआ है एक अच्छे पोस्ट पर, ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में काफी लोग काम कर रहे हैं, ये नया बंदा वहां पे ज्वाइन हुआ है। पहले दिन ही वो काम पर कुछ 10 मिनट लेट है। जैसे लंच टाइमिंग हुआ, उसके फेलो कलीग्स ने लंच टाइमिंग उसको बोल दिया, बॉस तू आज पहले दिन ही 10 मिनट लेट है। बॉस बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसको काम पर लेट बिल्कुल पसंद नहीं है, ध्यान रखना। पहले दिन तो इसलिए उसने छोड़ दिया, अगले दिन वो व्यक्ति 15 मिनट जल्दी है, बिकॉज वो नया जॉब है, वो किसी भी तरह का चांस लेना नहीं चाहता है। और उसके दिन में पहले दिन ही ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में किसने बात रख दी? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ने। जस्ट इसके विपरीत सोचो आप, वो पहले दिन 10 मिनट लेट था, लंच टाइमिंग में सारे एम्प्लॉयज फेलो कलीग्स कहते हैं 10 मिनट आराम से आने का, अपना बॉस आराम से आता है, हम भी आराम से आते हैं, आधा पौन घंटा। अगले दिन वो आधा घंटा लेट है। क्यों? बिकॉज उसके दिमाग में जैसी बात बोली गई वैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विचार हुआ, मतलब उसका ओपिनियन हुआ। क्या हुआ? ओपिनियन। और उसे हम कहते हैं पैराडिम। क्या कहते हैं? पैराडिम। मतलब लोगों की आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या राय है, ओपिनियन है, इससे आपका कल्चर बनता है। अगर मैं कहूं आपको कि ओके ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर होता है, बट ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए कल्चर अलाय होगा। अलाय मतलब क्या? फ्रेंड या ऑब्स्टैकल होगा, ये समझना है। ITSM जो ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। उसमें एक वर्ड है कॉर्पोरेट कल्चर। वहां पे भी आता है कॉर्पोरेट कल्चर आपका अलाय होगा या ऑब्स्टैकल होगा। देखो, मेरा कॉर्पोरेट कल्चर मेरे कंपनी के लिए अलाय मतलब फ्रेंड कब बनेगा? जब मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज, मेरे कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग और मेरे कंपनी का जो कल्चर है वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्पैटिबल होगा। कंपनी का कल्चर और ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्पैटिबल मतलब क्या? फ्रेंडली होगा, तो कल्चर अलाय बनेगा। बट कल्चर ऑब्जेक्टिव्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो कल्चर ऑब्स्टैकल बनेगा। सर मतलब क्या? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सब लोग टीम स्पिरिट भाईचारे से रहता है। तो मेरा कॉर्पोरेट कल्चर, मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू बी नंबर 1, उसको क्या करेगा? अलाय होगा। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले रहा हूं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज कभी वक्त पर नहीं आते, देयर इज नो डिसिप्लिन, किसी का किसी पर कंट्रोल नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है नंबर 1 बनना, तो क्या उनका कल्चर उनके लिए वाकई में अलाय होगा? नहीं, बिकॉज टू बी नंबर 1 यू हैव टू व्हाट? अडॉप्ट दैट इन योर कल्चर। अरे यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग इट। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किससे बनता है, ये मैंने आपको थोड़ी बातें कही, वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स। उसके अलावा पता है लोगों का उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या राय है, ओपिनियन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से कंट्रोल सिस्टम मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की मतलब स्ट्रक्चर कैसे है। एक बहुत ही छोटी चीज बता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, सिंबल, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को बताता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों का क्या स्टोरी है, मतलब क्या स्टोरीज फैलाई जाती है, भले वो रियल क्यों ना हो, मिथ्स क्यों ना हो, बट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों का क्या कहना है। ओपिनियन अलग हुआ, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग देते हैं। जो पैराडिम हुआ ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के ओपिनियन लोग देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग। स्टोरीज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं है, बट उनके मन में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या धारणा है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिफाइन करता है। अरे समझ रहा है कि नहीं? हो गया कॉर्पोरेट कल्चर। जस्ट सी इन योर नोट्स ओवर देयर व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर में, यू ऑल अंडरलाइन द पर्सनैलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन,
It speaks about how the employees think fit, FIT करना, and respond in the organization. It also tells to how things are done in the organization. Corporate culture में क्या क्या आता है? Core values. Core मतलब क्या? Important values, beliefs, ethics, rules of behavior, norms which control the way people interact with each other. Are you getting? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट कल्चर के एलिमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है. कॉर्पोरेट कल्चर के एलिमेंट्स, कॉर्पोरेट कल्चर किन से बनता है? ये जो 7 एलिमेंट्स दिए ना दोस्तों, वन बाय वन. पैराडिम का मतलब क्या दिया मैंने? ओपिनियन. दोनों है यहां पर. ये ओपिनियन किसका है? ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों का. और इसलिए आप देखो पैराडिम में क्या लिखा है आगे? विजन, मिशन एंड वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आप देखो ना, हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का अपना विजन होता है, मतलब उनका अपने बारे में क्या कहना है, मिशन होता है और वैल्यू स्टेटमेंट होता है. ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का भी, मैंने याद होगा एथिक्स में भी बताया था आपको, उनका भी विजन है, हमारा इंस्टीट्यूट का मिशन है, वैल्यू स्टेटमेंट है, हर बड़े कंपनी का. फिर मैं स्पोर्ट्स कंपनी नाइकी का लू, adidas का लू, या फिर हम कह सकते हैं यस, इन सब के कुछ वैल्यू स्टेटमेंट्स है, विजन है, मिशन है, यस और नो. वो कहते हैं उस कंपनी का खुद के बारे में क्या ओपिनियन है, वो भी उनके कल्चर को डिफाइन करेगा. नंबर 1. नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल सिस्टम, जो मैं क्या था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसको हम हायरार्की कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर स्ट्रक्चर मतलब क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है? अरे समझ रहा है कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल, जिसमें देखो लोगो, डिजाइन, स्टेटस, ये सब भी कल्चर को डिफाइन करता है. रिचुअल्स एंड रूटीन्स मतलब क्या? कितना रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और चर्चा विमर्श करते हैं, ये भी कल्चर को डिफाइन करता है. एंड लोगों के जहन में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या स्टोरीज है, क्या मिथ्स है. मिथ्स मतलब क्या? हम कहते हैं मिथ कंसेप्ट अनरियल, सच्चाई क्यों ना हो, बट वो मिथ कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों के जहन में क्या है, वो भी उसके कल्चर को डिफाइन करता है. फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. इस चैप्टर पर जब भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट कल्चर या फिर आएगा एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, कोई भी आओ, आपको दोनों लिखना है, कॉर्पोरेट कल्चर और उसका एलिमेंट्स. और ध्यान रखो, सिर्फ ये लिखना नहीं, इसके साथ वो डायग्राम भी ड्रॉ करना है जो नेक्स्ट पेज पर दिया है. डायग्राम में आप देखो, किसी भी कंपनी के कल्चर में जो हमने ऊपर पॉइंट देखे वही दिए. पॉइंट नंबर 1, आई से सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेसेस में क्या था? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हायरार्की. ऑर्गेनाइजेशनल, आई से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन का पावर स्ट्रक्चर, देन स्टोरीज एंड मिथ्स, पावर स्ट्रक्चर्स. उसके बाद अब देखना, पावर स्ट्रक्चर के बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम्स, रिचुअल्स एंड रूटीन्स. ये सारे जो 6 एलिमेंट्स अभी देखे थे ना, उन्हीं को डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया है दोस्तों. इसमें नया कुछ नहीं है. द ओनली पॉइंट दैट हैज बीन इंप्रूव्ड इज विंडो ड्रेसिंग. आप चाहो तो उसे 6 पॉइंट्स वैसे जैसे दिए वैसे भी लिखना ही है, बट अगर आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर पर क्वेश्चन आए, आपने पहले डायग्राम ड्रॉ किया और डायग्राम ऐसा हो कि वाकई में उसे समझे. पेपर चेक करो कि ये डायग्राम है जहां पे कॉर्पोरेट कल्चर लिखा हुआ है प्रॉपरली और उसके 6 एलिमेंट्स लिखे और उसके बाद उसी के नीचे डिफाइन किया. 1 मार्क, आधा मार्क, ऐसे 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में जो एथिक्स और कम्युनिकेशन के आप लिखते हो और 5-6 मार्क बढ़ते, आसानी से बढ़ते. छोटी छोटी चीजें बट आपको ध्यान रखनी है. आई होप कॉर्पोरेट कल्चर एलिमेंट सबको क्लियर है. अच्छा, तो जो अगला क्वेश्चन दिया है ना, व्हाट इज दैट? व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस? बोलो. ये चेंज की जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये चेंज मतलब नहीं किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया और नए एम्प्लॉय को काम पर रखा, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो गया. ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को चेंज करना. अ कंप्लीट we can say reshuffle in the way the organization works. Again, SM strategic management में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 लास्ट, रीचिंग द स्ट्रेटेजिक एज. उसमें कंसेप्ट है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR कहते हैं उसको. अब वो कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करना, मतलब आपके बिजनेस करने के तरीके को चेंज करना, कंप्लीट शिफ्ट लाना, और उसी को ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज कहते हैं. ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए
चेंज तब जरूरी होता है जब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले पीछे चल रहा है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी पीछे है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है तो अल से जो चेंज आया हुआ बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहूँ तो रेलवेज का है। 2003-4 में तक रेलवेज का जो बुकिंग होता था टिकटिंग का वो सिर्फ मैन्युअली होता था टिकट विंडोज पर। काफी लोग रेलवे से सफर करना चाहते थे बट रेलवेज के उस टिकट विंडो पर लंबी कतारों में खड़ा रहना किसी को पसंद नहीं था, इसलिए लोग अल्टरनेटिव रूट एयरवेज और रोडवेज का भी यूज करते थे। जरूरत आने पर एयरवेज या फिर नॉर्मल केस में रोडवेज। रेलवेज से सफर करना पसंद होते हुए भी रेलवेज का सेल्स बढ़ नहीं रहता और रेलवेज वॉज इन लॉसेस। गवर्नमेंट जब रेलवेज को प्राइवेटाइज करने का सोच रही थी उसी वक्त रेलवेज के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेलवेज इस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट चेंज आ गया। लालू प्रसाद यादव उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे और उनकी किस्मत उनके कमेटी में किसी एक मिनिस्टर ने या किसी एक व्यक्ति ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उस वक्त इंटरनेट के यूज का इस्तेमाल मतलब यूज करने की सिफारिश की और रेलवेज का ऑनलाइन टिकटिंग का उसने जस्ट एक जोर दिया। बस वहां से रेलवेज की फूटी किस्मत जाग उठी और रेलवेज के अंदर आज मैक्सिमम टिकट्स अल से नॉट 100% मेजॉरिटी ऑफ द टिकट्स आर बुक्ड ऑनलाइन और उसकी वजह से रेलवेज के जो पास्ट लॉसेस थे वो तो वाइप ऑफ हो गए। 3 साल में रेलवेज प्रॉफिट में आ गई एंड रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। रेलवेज अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और रेलवेज के अंदर ये जो पैराडिम चेंज आया कंप्लीट चेंज, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज कहते हैं। काम करने के तरीके में चेंज हो गया। और ये सुनो तो हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज अगर लाना है तो ध्यान दो, सबसे पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करोगे। किसको चेंज करोगे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के काम करने के तरीके में प्रोसेस में चेंज आता है, उसको री इंजीनियरिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जब जुड़ जाएगा मर्जर कोलैबोरेशन से तब चेंज आता है अमालगमेशन होने पर। जैसे हम कहते हैं कि कोरस कंपनी को टाटा ने एक्वायर किया, टाटा स्टील ने, तो कोरस का काम करने का तरीका कहीं ना कहीं टाटा के जैसा हुआ। जैगवर लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया तो द कल्चर वॉज चेंज। काम ऑर्गेनाइजेशन का क्या चेंज हुआ? प्रोसेस चेंज हुआ, काम करने का तरीका चेंज हुआ। ध्यान रखो चेंज लाने के लिए एक चीज है जो सबसे ज्यादा आपको जरूरी है और वो है हु विल मेल्ट द आइस एट अ प्रॉपर टाइम। मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़े हुए लोग होते हैं ना, जो लंबे समय से जुड़े हैं और जो काफी लॉयल है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने से पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और तुरंत चेंज लेकर आ गए तो ये लोग नाराज होकर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी देते। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दो प्लीज। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते वक्त किनको कॉन्फिडेंस में लेना है वो समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइमिंग, जिस वक्त चेंज आ रहा है वो भी समझना जरूरी है। रिसेशनरी फेज में आ रहा है तो बहुत मुश्किल है। पर यस और नो, तो इन बातों का ध्यान रखना है। सर आप ये सब बता रहे हो ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज का, बट पता है आपको कुछ लोग है ना, चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा होगा ना तो भी एक लोगों की आदत होती है चेंज को अपोज करना। गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखो, 1950s, 1960s, 1970s से जो बैंक्स है, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम कहते हैं देना बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक्स, यू विल बी सरप्राइज दोस्तों, पिछले लगभग 55-60 सालों में आजादी के बाद इन बैंक्स में से काफी बैंक्स का जो सालाना प्रॉफिट और टर्नओवर है ना, वो इंडिया में 13-14 साल पहले आई हुई यस बैंक से भी कम है। यस बैंक 2003 में इंडिया में आई थी। यस बैंक का सालाना वॉल्यूम, टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया के मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक देना बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा है। बिकॉज गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो किसी भी चेंज को बर्दाश्त नहीं करते। आज भी इन बैंक्स में जाके आपको लाइन कतार में ही खड़ा रहना पड़ता है, डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो। वेराज प्राइवेट सेक्टर बैंक देखो लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल भी आप ऑनलाइन करते हो, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो ये जो बदलाव देखो, ऐसा एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब मैं बोल रहा हूं जो आपको यहां पे लिखना है चेंज के लिए। आप लिखो उधर सब लोग, यू विल अंडरस्टैंड इट। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट it is not the strongest of the species
that survive. It is not the strongest of the species that survive, comma, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. एक प्रोब कई अर्थ है उसके. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव होना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए उनको बहुत बोलो स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटेलिजेंटली सोचने की जरूरत नहीं है. उन्हें सिर्फ क्या करना है, अरे बोलो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ बदलाव लाते रहना है. अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट यू नीड टू चेंज एंड योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी सक्सेसफुल. अरे समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? और ध्यान दो, मैं इसका एक एग्जांपल, इंडिया का रियल लाइफ एग्जांपल है, अंडरस्टैंड इट. 1998 से पहले मारुति कंपनी का इंडिया में मार्केट शेयर ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 90% था, क्योंकि उस वक्त इंडिया में 2-3 ही ऑटोमोबाइल कंपनी थी. 98 से पहले मारुति, फियाट, ये 2-3 कंपनी थी. 1998 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आने के बाद इंडिया में साउथ कोरियन कंपनी होंडाई ने एंटर किया. फिर इंडिया की कंपनी टाटा मोटर्स ने भी पैसेंजर सेगमेंट में एंटर किया. और तब से लेके आज तक, आज इंडिया में हर ऑटोमोबाइल बड़ी कंपनी वर्ल्ड की इंडिया में अपनी कार बेचती है. और आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी इंडिया में मारुति का मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है. 50% से ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट. कैन यू इमेजिन दैट? और इसका एकमात्र रीजन है, मारुति कंपनी ने अपने आप को 2004 से 2017-18 तक मारुति कंपनी ने हर बार अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा बदलाव लाया है जो काफी ऑटोमोबाइल कंपनी सोच भी नहीं सकती. और वो बदलाव ये है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ मारुति हु रिटायर्ड, बांगर कुछ तो था. व्हेन ही रिटायर्ड, उसके रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, वो आज भी मारुति से जुड़े एज ए चीफ मेंटोर मारुति सुजुकी से. उन्होंने कहा था, हम मारुति को रेस में बनाए रखने के लिए अनाउंस करते कि आज से हर 6 महीने बाद मारुति कंपनी ऑटोमोबाइल सेगमेंट में एक नया मॉडल लॉन्च करेगी. और ये 2004-05 में कहा था, और ये उन्होंने करके दिखाया. 2004-05 से लेके आज 2017-18 तक मारुति कंपनी का अगर आप देखोगे तो इतने नए नए मॉडल्स आए, और हर 6 महीने में वो अपने मॉडल्स के अंदर सुधार लाते हैं. क्यों? बिकॉज जब आप चेंज लाते हो ना, तभी आपके पास कस्टमर्स आते हैं. लोगों को वही पुरानी मारुति 800 नहीं चाहिए थे, तभी वो मारुति 800 का नाम चेंज करके मारुति अब ए स्टार बन के आ गया. थोड़ा बहुत चेंज करके मारुति अल्टो. देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट चेंज ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन में बनाए रखता है. और ये सब सही है, तो व्हाई पीपल रेसिस्ट चेंज? मैं आपको बता रहा था, देखो वो क्वेश्चन दिया, व्हाई डू एम्प्लॉइज रेसिस्ट चेंज? चेंज इतना अच्छा है सर, तो मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कह रहा था, वहां पे तो चेंज आ ही नहीं रहा, बिकॉज वो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, चेंज को रेसिस्ट करते हैं. क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में? अनसर्टनिटी. एम्प्लॉयज को डर होता है, बदलाव आ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी. अनसर्टनिटी का फियर होता है. एंड नंबर 2, जो अनसर्टनिटी में दिया ना, यू अंडरलाइन दैट, फियर ऑफ द अननोन. उन्हें पता नहीं होता चेंज कैसे होगा. And uncertainty situations trigger anxiety and thus they resist. Resist चाहिए था, resist नहीं. Thus they resist. Insecurity किसका है? सिर्फ जॉब का नहीं है insecurity. Insecurity पैसों का है. Insecurity अपने अथॉरिटी का है. Insecurity अपने स्टेटस का होता है, जो इन्हें डर होता है कि वो लूज हो सकता है. अरे समझ है कि नहीं? उनको ये समझ में नहीं आता कि चेंज उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है. और भी फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, दोस्तों उधर पढ़ो मत, जरा जोर दो दिमाग पे. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज चेंज को रेसिस्ट क्यों करेंगे? अनसर्टेनिटी हमने देखा, फियर ऑफ द अननोन, इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है. देन उनको डर होता है कि ये चेंज से उनका कंट्रोल, अथॉरिटी कम हो जाएगा. उनको लगता है कि चेंज की जरूरत क्या है, सब कुछ सही चल रहा है ना, क्या करना है ग्रोथ करके, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है. ये जो सोच होती है ना, वी कैन से नैरो माइंडेड, उसकी वजह से चेंज को ये लोग रेसिस्ट करते हैं. और कुछ लोग ये होती है हैबिट. सम पीपल आर हैबिचुअल.
हैबिचुअल, कि कोई भी बदलाव आया उसकी मैं टांग अड़ाऊं, दे वांट टू रेसिस्ट इट। सो वहां पर देखो अदर फैक्टर्स में दिया है, उनका मानना होता है जो चेंज आ रहा है वो ऑब्जेक्शनेबल वे में आ रहा है, सही टाइम पर नहीं आ रहा है, बैड टाइमिंग है, उस चेंज से कंफ्यूजन हो सकता है, अथॉरिटी जो चेंज ला रहा है ना उसके खिलाफ इनको कोई बगावत करनी है इसलिए रेसिस्ट करते, पर्सनल क्रिटिसिज्म की वजह से क्या होता है, रेसिस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनके जहन में नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं, ये बोलेंगे हम नहीं चेंज होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमको क्या दे रहा है, विल नॉट चेंज। सो उस नेगेटिव एटीट्यूड से वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। अरे समझ रहा है कि नहीं? बट चेंज एक्सेप्ट करना ये किसके फायदे में होता है? ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉयज के भी, जिनको ये समझता है ना वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और वो क्यों करते हैं? देखो, व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज बाय एम्प्लॉयज? पहला रीजन होता है पर्सनल गेन, उनको चेंज में ज्यादा वेजेस का लालच आता है, उनको चेंज से अपनी जॉब की सिक्योरिटी बढ़ने का जब कॉन्फिडेंस मिलता है तब वो एक्सेप्ट करते हैं, जब उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तब वो एक्सेप्ट करेंगे, जब उनका स्टेटस बढ़ रहा है तब वो एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कुछ एम्प्लॉयज करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज नहीं करेंगे, जब उनको लगेगा एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट है तब एक्सेप्ट करेंगे, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तब एक्सेप्ट करेंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वही वही काम करके बोर हो रहा है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा नए काम से इसलिए एक्सेप्ट करते हैं, नए काम और नए चेंज से काम करने का समय कम होगा और उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा इसलिए एक्सेप्ट करते हैं। देखो ना, कंप्यूटर्स, बैंक्स में कंप्यूटर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी लेट आए, गवर्नमेंट बैंक्स में बता रहा हूं, बट वो तब आए जब उन एम्प्लॉयज को वाकई में लगा कि इनके आने से हमारा फायदा ही है। आई होप यू गेटिंग इट। नीचे और भी फायदे जो चेंज एक्सेप्ट करने के दिए, जो व्यक्ति चेंज ला रहा है ना उसके प्रति रिस्पेक्ट होता है। इन शॉर्ट, चेंज को रेसिस्ट करने के जो पॉइंट्स है उसी के अपोजिट चेंज के एक्सेप्ट करने के, रिड्यूस्ड बोर्डम, क्रिएशन ऑफ न्यू चैलेंज, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट, इन कारणों से चेंज एक्सेप्ट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, शॉर्ट नोट ऑन रेसिस्टेंस टू चेंज, रीजंस व्हाई पीपल एक्सेप्ट अ चेंज, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज। आई होप यू शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट इट। मैंने आपको डायरेक्टली रेसिस्टेंस टू चेंज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज बताया, आपके नोट्स में वो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया ना, व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, उसमें आप मेरे साथ से मार्क करना उस डेफिनेशन को, फंडामेंटल एंड रेडिकल रीओरिएंटेशन ऑफ द वे एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, उसको ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज कहते हैं। अरे बोलो, फंडामेंटल एंड रेडिकल मतलब क्या? कंप्लीट। रीओरिएंटेशन मतलब क्या? शिफ्ट द वे एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। पर ये सुनो, आगे पढ़ो, इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफन गोज अगेंस्ट द वैल्यूज हेल्ड बाय मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अरे समझ आए कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट जो वहां पर दिया है, व्हाट इज दैट? व्हाट इज इनोवेशन? दोस्तों ये पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ समझा दूंगा, यू विल गेट टू नो, विल जस्ट मार्क द पॉइंट्स होते हैं। इनोवेशन क्या है? नाउ लिसन, वो अगर आप डायग्राम देखोगे आपके नोट्स में जो दिया इनोवेशन का, उसमें कुछ दो आपको दिखेंगे और वो लोग कुछ सोच रहे हैं। इनोवेशन और क्रिएटिविटी में फर्क है। क्या फर्क है? सुन लो, हर व्यक्ति क्रिएटिव होता है बट हर व्यक्ति इनोवेटिव नहीं होता है। तो सर मतलब क्या? इनोवेशन का जो ओरिजिन है ना वो क्रिएटिविटी है, बट हर व्यक्ति क्रिएटिविटी लाता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, क्रिएटिविटी, मैं इस तरह से करूंगा, एकदम अलग वे में करूंगा, क्रिएटिव थॉट्स है। बट करते कितने लोग हैं? जो लोग क्रिएटिव थॉट्स लाकर उसे इंप्लीमेंट करते हैं उसे इनोवेशन कहते हैं। अरे समझ रहा है कि नहीं? आई होप यू आर गेटिंग इट। स्टीव जॉब्स, नाम सुना है ना? एप्पल कंपनी जिन्होंने फॉर्म किया था, उनका एक मात्र मानना था कि अगर आपको किसी भी बिजनेस में बने रहना है तो इनोवेशन इज द ओनली टूल। बट इनोवेशन को और चेंज को कैसे जोड़ते हैं? चेंज मतलब इनोवेशन। इनोवेशन किसका होता है? इनोवेशन प्रोडक्ट का होता है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी का होता है, इनोवेशन आपके काम करने के तरीके में होता है। ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज में जब हम देखते हैं तो उसके अंदर काम करने के प्रोसेस में चेंज हो रहा है, बट वो एम्प्लॉयज के साथ मिलकर हो रहा है। ध्यान दो, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा वर्ग होता है जो इनोवेटिव होता है,
ध्यान दो, इनोवेटिव क्रिएटिव होता है और वो इनोवेटिव थॉट्स इंप्लीमेंट भी करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ पर लेके जाना है ना, तो ये जो इनोवेटिव पीपल है ना, इनके हाथ में कमान थाम देनी है, इनको ज्यादा फ्रीडम देना है। जब इनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाएगा और इनके हाथ में कमान थाम दी जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के मुकाम पर पड़ जाए, क्या चलेगा? बिकॉज इनोवेशन हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? बेस है। बट इतना होने के बावजूद, इनोवेशन के बारे में इतना पॉजिटिव एलिमेंट सबको पता है, इसके बावजूद लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इनोवेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं ना, पर्सनैलिटी, जो लीडर्स होते हैं, वो कई बार ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या है? डिक्टेटर्स। उनका ये मानना होता है कि ये बदलाव किसी और ने दे दिया तो उसका नाम अच्छा होगा और मैं लीडर हूं, ये कौन होता है बोलने वाला? ये जो सोच होती है ना, इसकी वजह से इनोवेशन को बढ़ावा नहीं मिलता और ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ग्रो नहीं होता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद से मैंने कभी कहा होगा। गूगल कैलिफोर्निया जो हेडक्वार्टर्स है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड फेसबुक जो यूएस बेस्ड, ये तीनों कंपनीज है। इन तीनों कंपनीज के आप कभी हेडक्वार्टर्स ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन लो इंटरनेट से। इन तीनों कंपनीज के एम्प्लॉयज जिस वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं उसको इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे हर एम्प्लॉय को अपने काम के वहां पर एक डैशबोर्ड दिया है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। कोई भी उसके माइंड में क्रिएटिव थॉट आया काम के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में लाने के प्रति, उसे वो दिमाग में रखना नहीं है, तुरंत डैशबोर्ड पर टाइप करना है। उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, उसके डैशबोर्ड पर वो थॉट फ्लैश होगा। फिर जिनके थॉट्स उन थॉट से मैच होते हैं, वो एंड ऑफ द डे, काम के बाद, काम के दौरान नहीं, एंड ऑफ द डे, काम के बाद मिलते हैं। ध्यान दो, मिलते हैं और वो उस पर अपने थॉट्स शेयर करते हैं। फिर उसमें और किस तरह से इनोवेटिव लाया जाएगा, इसको लेकर इनकी रेगुलर मीटिंग्स होती है, सुन लो। फिर पेपर प्रेजेंटेशन होता है बोर्ड को कि इनोवेटिव थॉट्स के बारे में, और पेपर प्रेजेंटेशन जैसे हो गया, अगर उनका वो पेपर एक्सेप्ट हो गया तो इनका प्रमोशन, सैलरी हाइक डबल होता है, डबल डबल, 5-10% नहीं। वो अपने आप में मोटिवेशन है। तो ये लोग आफ्टर द वर्क टाइमिंग्स, एंड ऑफ द डे मिलेंगे, मतलब दे विल नॉट थिंक ऑफ देयर टाइमिंग्स, ऑफिस टाइमिंग्स, तब जाके इनोवेशन आता है। मतलब यहां पे विन विन मॉडल है। ध्यान दो, ऑर्गेनाइजेशन को एक इनोवेटिव थॉट मिला और इनको इनका प्रमोशन मिला। इस विन विन मॉडल पर जब ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा ना, ये कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन है। और यस और नो, जिसके ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स है वो ओपन माइंडेड है। बट जिस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ग्रुप थिंकिंग में बिलीव करते हैं, देखो ग्रुप थिंकिंग में जिस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स, जहां पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, जहां पर बैरियर्स है कम्युनिकेशन के लिए, जहां पर नैरो माइंडेड लोग काम करते हैं, वहां पर इनोवेशन के लिए हर वक्त क्या होगी? रेस्ट्रिक्शंस होंगे। और यस और नो, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन? बोलो, इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटिव थॉट्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के क्रिएटिव थॉट्स को, अपने से जुड़े हुए लोगों के क्रिएटिव थॉट्स को इंप्लीमेंट करता है। अरे मुंह से बोलो तो देखो आपके नोट्स में, उधर मार्क करो मेरे साथ क्विकली। इनोवेशन इंप्लाइज डूइंग न्यू थिंग्स और एग्जिस्टिंग थिंग्स इन न्यू वेज। और इनोवेशन में क्या आता है देखना, नंबर 1, introducing a new product or new quality of an existing product, introduction of a new method of production or distribution, discovering a new market, locating a new source of raw materials, getting finance from a new source। और मैं आपको बताऊं, इंटरनेट के आने से काफी लोगों का बिजनेस करने का जो तरीका है उसमें इनोवेशन आ गया। जिन लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था वो बिजनेस को इस मुकाम पर लेके जाएंगे, वो आज इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं जस्ट ड्यू टू इंटरनेट। और ये कहीं ना कहीं इनोवेशन का ही कारण है, वो सोच और थिंकिंग आना। रोल ऑफ इनोवेशन क्या दिया है? इन टूडेज रैपिड चेंज, YER करना, ईयर ऑफ रैपिड चेंज, वर्ल्ड ओनली द ऑर्गेनाइजेशन दैट इनोवेट आर लाइकली टू सर्वाइव एंड ग्रो। Then you just underline innovation drives growth। बट इतना समझने के बावजूद जो नेक्स्ट हेडिंग दिया, बैरियर्स टू इनोवेशन, इनोवेशन किन कारणों से रुक जाता है? ऑर्गेनाइजेशन का टाइट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब मैंने क्या कहा, नो रिजिडिटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रुप थिंकिंग, एक अकेले व्यक्ति के थॉट्स को कोई क्या नहीं है, जगह नहीं है, ग्रुप में डिसीजन लेने।
दैट अगेन इज अ बैरियर. ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज को कहा जाएगा जैसे बोला वैसे करो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ. देन टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. अरे समझ रहा है कि नहीं? देखो, इनर कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आपको हेडिंग समझाए तो. वो कंटेंट सिर्फ आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है. एग्जाम लिखते हो तो हेडिंग लिखना है. लैक ऑफ कमिटमेंट टू रिसर्च. कितने कंपनीज रिसर्च पर खर्चा करती है? देखो, जिनको जरूरत पड़ती है ना वही करते हैं. फार्मा सेक्टर में जरूरी है, करते हैं. ऑटोमोबाइल सेक्टर में जरूरी है, करते हैं. बट जहां पर मान लो जरूरी नहीं भी है बट रिसर्च पर आप खर्चा करोगे तो आपको उससे फायदा मिलेगा. कुछ कंपनीज कमिटमेंट ही नहीं होती रिसर्च के प्रति, कोई खर्चा अलोकेट ही नहीं होता है बजट. दैट इज अगेन अ रीजन ऑफ बैरियर. रेसिस्टेंस टू चेंज, इनोवेशन को अपोज करना. शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम नैरो माइंडेड, शॉर्ट टर्म थिंकिंग. टू मेनी प्रायोरिटीज, इतने बिजी होते हैं बाकी के कामों में तो इनोवेशन के लिए जगह ही नहीं. और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई जिम्मेदारी लेने की इनकी इच्छा नहीं होती. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इनोवेशन नहीं होता है. सुबह 11 बजे आने का, 5 बजे जाने का, तनख्वाह मिल रही है ना, बाकी दिमाग दूसरे जगह लगाओ. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट अगर आपको वाकई में इनोवेशन लाना है, क्या दिया है? द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर. किसी भी इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नीचे दिए हुए 7 एलिमेंट्स होते ही है. एक इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन की क्या निशानी है? जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना विजन होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनेगा. स्ट्रेटेजी, ध्यान दो, स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग में फर्क है. प्लानिंग इज ओनली ऑन पेपर, स्ट्रेटेजी इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड. तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल स्ट्रेटेजी होगा, टॉप मैनेजमेंट कमिटेड होगा, कॉर्पोरेट कल्चर होगा, सिस्टम्स, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस इन प्लेस होंगी, एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट होगा. व्हाट इज एम्पावरमेंट? आप उधर लिखो, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन. एंड देन क्रॉस फंक्शनल टीम्स, मतलब अलग अलग फंक्शन से क्या होंगे, लोग एक साथ होंगे, क्रॉस फंक्शनल टीम्स. ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है दोस्तों, इतना जबरदस्त टर्म है. मैं कहूंगा इन 7 में से ये टर्म को अगर आप प्रॉपर्ली यूज करो, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स गोइंग थ्रू इट. एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट. नॉट बिलीव, one of my juniors in my hostel, that student, he belongs to a nearby place in Pune, 60 kilometers, Gudnadi, Shirur, and he failed in his third year BCom. He had come to Pune just to do BCom. When I was in hostel, he was a junior to me. He had his own family business. His father was a grocer, so his plan was fixed, just to do BCom, go back home, do the grocery business. But अदरवाइज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट अपना दिमाग बाकी चीजों में ज्यादा लगाता था. तो थर्ड ईयर बीकॉम में फेल हो गया. अब रिजल्ट जून जुलाई में आया, फेल हो गया. तो उसके पापा ने उसको कह दिया अक्टूबर का एग्जाम दे के घर में आ जा. उसने कहा ठीक है. अब इस इंटेलिजेंट था बट दिमाग बाकी चीजों में लगता था. देखो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं. इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, इन्फोसिस कंपनी का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ. इन जनरल ओपन फॉर ऑल था. इसके कुछ दोस्त इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, वो गए थे उस टेस्ट को. तो ये वो गए इसलिए वो भी गया, वो भी बैठ गया. ओपन था ना, जनरल टू ऑल. इसने टेस्ट दे दिया, टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर हुआ, टॉप 10 में आ गया. बाकी दोस्त तो पीछे रह गए, टॉप 10 में आ गया क्योंकि होशियार था बट बाकी चीजों में ज्यादा होशियारी थी. अब इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू में उसको क्वेश्चन पूछा गया, क्वालिफिकेशन हो गया था थर्ड ईयर बीकॉम फेल. इन्फोसिस कंपनी ने उसके मार्क्स देखते हुए उसे 6 महीने का वक्त दिया टू शो हिज रिजल्ट ऑफ थर्ड ईयर बीकॉम. वो बात उसके लाइफ के अंदर 360 डिग्री चेंज लेकर आई. टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. उसने कभी सपने में नहीं सोचा था. और उसने उसके बाद अक्टूबर में सीरियसली एग्जाम देके जनवरी में रिजल्ट आके पास हुआ. इन्फोसिस कंपनी में रिजल्ट दिया. ही जॉइंड एज अ जूनियर असिस्टेंट ट्रेनी इन इन्फोसिस एंड टुडे इज द एरिया सेल्स हेड ऑफ इन्फोसिस, अर्निंग 25 lakhs per annum. एंड उसकी फैमिली, उसके फादर गुडनदी शिरूर सब छोड़ के पुणे आ गए. ही हैज अ लैविश 5 BHK फ्लैट, एवरीथिंग इज देयर नाउ. व्हाई? कंपनी ने उसे क्या किया पता है? उसको एम्पावरमेंट कैसे किया पता है? व्हेन आई मीट हिम आई फील अशेम्ड ऑफ माय नॉलेज. He's a third year BCom fail,
बट उसने जैसे वो रिजल्ट दिया उसके बाद कंपनी ने आज उसे पिछले 14 सालों में, आपने अगर 6 सिग्मा ट्रेनिंग सुना होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, TQM सुना होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके अलग अलग ट्रेनिंग्स होते हैं, 6 सिग्मा ट्रेनिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये सब कंपनी ने उसे दिलवाया खुद के पैसों से, कंपनी के पैसों से, उसका 1 रुपए भी नहीं गया है। कंपनी के अंदर एक लेवल होती है CMM लेवल 1, IT कंपनी CMM लेवल 2, 3, 4, 5, वो सारे ट्रेनिंग्स उसके हो चुके हैं कंपनी के पैसों से। अब आप मुझे सोचो, इसको विप्रो कंपनी से ऑफर आया था 40 लाख के पैकेज का, बट उसने नहीं गया, 25 लाख में इन्फोसिस में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? बिकॉज जिस कंपनी ने उसकी लाइफ चेंज कर दी, उस और कंपनी को जस्ट पैसे के लिए छोड़ेगा क्यों? नहीं। इसको कहते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। आपके साथ जुड़े हुए लोगों को इतनी ताकत दो, इतनी मजबूती दो कि वो जब ग्रो हो जाएंगे ना, वो जब एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद उनकी ग्रोथ ही आपकी ग्रोथ हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है कि नहीं? इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसा होता है। आई होप इट इज क्लियर। समझा सबको? द टर्म एम्प्लॉय एम्पावरमेंट आई हैव क्लियर्ड। एंड ये सारे 7 टर्म्स किसको आते हैं? एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसके 2 पहलू ध्यान रखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट ऑन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको शॉर्ट नोट आने पर देखो क्या लिखना है, मैं बता रहा हूं। यू हैव टू राइट ऑन पेज नंबर 209 जो इनोवेशन दिया ना, सुन लो इनोवेशन के बारे में, और उसके बाद रोल ऑफ इनोवेशन के बारे में क्या लिखना है? इनोवेशन, रोल ऑफ इनोवेशन, और उसके बाद डायरेक्टली ये लिखना है एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और ये 7 एट्रीब्यूट्स को, एक एक एट्रीब्यूट को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट ओवर। मतलब मैंने आपको क्या लिखने के लिए नहीं कहा? बैरियर्स लिखने नहीं कहा। बट अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द बैरियर्स टू इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली यू हैव टू फोकस ऑन बैरियर्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। प्लीज डोंट राइट द बैरियर्स अनलेस अंटिल दे आर आस्क्ड, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क के ऊपर नहीं होता है। तो जब इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा ये 7 एट्रीब्यूट्स लिखना जरूरी है। और उधर नीचे अब देखो क्वेश्चंस इस चैप्टर के, कॉर्पोरेट कल्चर एंड इट्स एलिमेंट्स देखे हमने, रीजंस ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज देखा, रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज देखा, इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन देखा। अरे बोलो भाई, नीचे प्रोब पढ़ो, प्रोब एक बार बोलो। इस प्रोब का मतलब जो बोलेगा ना उसको सलाम है मेरा। वर्चुअल स्टूडेंट्स आपको भी कर दूंगा, मीनिंग बोल के तो देखो, SMS करके तो देखो, मजा आएगा। नंबर में लिख रहा हूं स्क्रीन पर। वाकई में इस प्रोब का मीनिंग बोलो मुझे, SMS करना, मैं राह देखूंगा आपके मैसेज की। पढ़ा है सबने? जो मैं बोल रहा हूं जस्ट सोचो आप में से कितने लोगों ने वो सोचा है। द रियल सोर्स ऑफ वेल्थ एंड कैपिटल इन दिस न्यू एरा इज नॉट मटेरियल थिंग्स। आज के इस युग में सही मायने में दौलत, धन दौलत जो हम कहते हैं वो मटेरियल थिंग्स नहीं है। मतलब मोबाइल, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, ये नहीं है। उन्होंने कहा इट इज द ह्यूमन माइंड, द ह्यूमन स्पिरिट, द ह्यूमन इमेजिनेशन एंड आवर फेथ इन द फ्यूचर। वाकई में किसी चीज के अंदर धन दौलत है तो वो ह्यूमन माइंड के अंदर है, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल के अंदर, ह्यूमन इमेजिनेशन के अंदर, और ह्यूमन का फेथ इन द फ्यूचर उसके अंदर है। अगर आप उसको सही बनाए रखते हो ना तो ये सारे मटेरियल थिंग्स हम कह सकते हैं निग्लिजिबल है, ये अपने आप आपको मिलनी है। बट आपको इन पर फोकस करना। देखना ये जो नोट्स मैंने आपको दिया ना, इस नोट्स पर भी मैंने आपको, अगर इंडेक्स के बाद आपने देखा होगा, सारे स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा आप उस इंडेक्स के पेज में आओ, यू विल कम टू नो। मैंने वहां पर एक स्टोरी दिया हुआ है सक्सेस एंड एटीट्यूड का, मिला है क्या? और ये सुनो, उस सक्सेस एंड एटीट्यूड के स्टोरी में, ये जो स्टोरी है ना, एक किताब है यू कैन विन, जो मैं कहता हूं हर बार, उस किताब से ली हुई स्टोरी है। और उस स्टोरी के अंदर आप देखना जो मैंने हाईलाइट किया, पीपल कैन बी योर बिगेस्ट, अरे बोलो, असेट और योर बिगेस्ट लायबिलिटी। बी अ बेटर पर्सन
एंड यू विल हैव माई ब्रेन्स। ये किसने कहा था? पास्कल ने। पास्कल को, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उसको किसी ने आके अप्रोच किया, इफ आई हैड योर ब्रेन्स आई विल बी अ बेटर पर्सन। पास्कल ने कहा, बी अ बेटर पर्सन, यू विल हैव माई ब्रेन्स। बहुत सिंपल। और दोस्तों, इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ये जो टर्म है, चाहो उतना बोल सकते हैं। मैं कहूंगा वाकई में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है आईपीसीसी में भी, तो आपको इनोवेटिव होते रहना है। आंसर शीट में, पेपर में इनोवेटिव मतलब क्या? इन द राइट सेंस। जो मैं कह रहा हूं, बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले आपका आंसर यूनिक कैसे होगा? पॉइंट्स में होगा, हर आंसर का कंक्लूजन होगा, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे डायग्राम आएगा, प्रोवर्ब्स आएगा। ये कितने स्टूडेंट्स करने वाले? इंडिया अगर आईपीसीसी में 1 लाख स्टूडेंट मिलते हैं तो मैं कहूंगा गिन के 10,000 स्टूडेंट, उससे ऊपर नहीं कर सकते। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल फोकस ऑन द सेम रिजिडिटी एंड द सेम पैटर्न। यू नीड टू बी इन द 10,000 टू बी इन द 10% रिजल्ट। आई होप यू गॉट इट। कम्युनिकेशन इज ओवर। बजाओ ताली। वर्चुअल स्टूडेंट्स बजाओ आप ताली, मैं सुन रहा हूं, बजा के तो देखो। Okay, so now, not to forget, come to page number 150, quickly. कुछ बोले सर आप क्या बोल रहे हो ऐसा? आओ तो सही, 150 पे आओ तो सही, महसूस तो करो, देखो तो सही। क्या दिया है पेज नंबर 150 पर? ओ, ये हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ तो हमने किया हुआ है। ये हमने पेज नंबर 150 पर पहले 1 to 8 टर्म्स किए थे, उसके अलावा उसमें नीचे प्रेस रिलीजेस वाला पॉइंट किया था। तो अब बचा क्या है? ये हो गया कम्युनिकेशन ओवर। और यस और नो? अरे इसमें तो एजीएम है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, देन बोर्ड मीटिंग्स, ये तीनों नोटिस को लेकर है। अच्छा, नोटिस है, मीटिंग के नोटिस को लेकर है। फिर ये मिनट्स है। मिनट्स मतलब क्या? मिनट बुक मतलब मीटिंग होने का रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड, मीटिंग का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हम कहते हैं मिनट बुक। और फिर चेयरमैन स्पीच है। अच्छा, चेयरमैन स्पीच है, तो चेयरमैन स्पीच कहां पे होता है? ईजीएम में। हर ईजीएम कब होती है? साल में कितनी बार होती है? अच्छा, एक ही बार होती है, ठीक है। तो ये चेयरमैन स्पीच एजीएम में होता है। ये बातें समझनी है, कम्युनिकेशन पार्ट गेट्स ओवर। बहुत सिंपल है, 15 मिनट का खेल है, अगर आप ध्यान दोगे तो। आपके नोट्स में पेज नंबर 159 पर आओ, 159 आ गए? अच्छा लग रहा है उधर? अरे वहां पे तो काफी ब्लैंक ब्लैंक है। यस, वो ब्लैंक 159 पे क्यों रखा है? हेडिंग क्या है उसका? अरे क्या है? स्पेसिमेन ऑफ चेयरमैन स्पीच। ध्यान दो, मैंने कहा चेयरमैन का ये स्पीच कौन से मीटिंग में होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान दो, नॉर्मली चेयरमैन का स्पीच किसी भी एजीएम में कम से कम घंटा 1.5 घंटा चलता है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो 4 मार्क के लिए आता है। अब घंटा 1.5 घंटा अगर चेयरमैन को स्पीच देना है तो कम से कम 30-40 पेजेस उसके स्पीच होगा। एग्जाम में इतना लिख सकते क्या? नहीं। तो हमने क्या कर दिया, उस पूरे चेयरमैन स्पीच में से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिए। कितने? 5, जो हर चेयरमैन के स्पीच में होते ही है, और उन 5 पॉइंट्स को आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली लिखना है। एक और पॉइंट, जब भी चेयरमैन का स्पीच आप लिखोगे, व्हाई हैव केप्ट द स्पेस, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं, हर एक स्टूडेंट का खुद का ओन वर्ड्स में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पहले आप मार्क कर लो, बाद में बोलना मत। बोला नहीं था, PFQ है, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन फॉर ये एग्जाम्स। आता है तो दुआओं में याद रखो, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज, लिसन केयरफुली। चेयरमैन का जब स्पीच होगा ना दोस्तों, चेयरमैन अपने स्पीच में सब कुछ कंपनी के बारे में गुड गुड बोलेगा। क्या बोलेगा? गुड गुड मतलब क्या? अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलेगा, गुड गुड। किसी भी शब्दों में उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बैड थॉट्स और बैड फीलिंग्स नहीं होंगी, क्योंकि
ध्यान दो, एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी चेयरमैन जब एजीएम में भाषण देता है ना, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव रवैये के बारे में और फ्यूचर होप के बारे में बताता है. वो ऐसे नहीं बोलेगा अवर कंपनी इज लॉसेस, वो बोलेगा यू सी फ्रेंड्स, इट्स अ डिफिकल्ट फेज ऑफ अवर कंपनी, बट विथ योर सपोर्ट वेरी सून विल कम आउट ऑफ दिस. वो हर वक्त अपने भाषण में और चेयरमैन के स्पीच में कौन से वर्ड्स आपको यूज करने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स. तो ध्यान रखना, मैं जो आपको ये सारे इनपुट दे रहा हूं, इसको दिमाग में रख के आपको चेयरमैन स्पीच बाद में ड्राफ्ट करना है. ओके, अब मैं आपको एक जस्ट चेयरमैन स्पीच कैसे होता है वो एक भाषण दे के दिखाता हूं, सुन लो. अच्छा लगे तो एंड में टाले बजाना, एंड में, पहले नहीं. लेडीज एंड जेंटलमैन, I welcome you to the 110th AGM of Expert Professional Academy Private Limited. It gives me immense pleasure to present before you the financial statements of the company for the year 2016-17. And I'm very happy to announce that our earnings per share has increased from 48 rupees per share to 69 rupees per share. शेयरहोल्डर्स सबसे पहले मीटिंग में किसके लिए आते हैं? ईपीएस के लिए. तो पहले ही झटके में उनको खुश करो, लगी तालियां. ईपीएस. At the same time, I am happy to present before you that our top line, matlab sales, have grown by 67%, and our bottom line, matlab net profits, have grown by 46%. I present before you the financial snapshot of our company, in which for the year 15-16 and 16-17, you'll find a detailed comparison. In front of you is the earnings before interest and tax, EBIT, of 15-16 and 16-17. You'll find in front of you the PAT, profit after taxation, and the EPS, which is decided 48 rupees to 69 rupees, is in front of you. What the chairman has done in the first paragraph, he has welcomed his shareholders. He has given an introduction note in which he has focused on EPS, sales and profit, and he has presented the financial snapshot. First paragraph ho gaya. Now, second thing, the second point which he focuses. Now, dear shareholders, I'm very happy to announce you that in the coming year, very soon, we are going to enter, or we are going to diversify into 11th and 12th coaching also. We are also thinking to enter into CS coaching, as it is in the same line of business as CA coaching. And we feel these two fields are going to be a big boost to our top line and bottom line, as we are confident of our strengths, and we know that we'll be doing wonders with your support in these areas also. Outlook for the year. एक साल के लिए आउटलुक दे दिया, आने वाले साल के लिए. और समझ आए कि नहीं? नंबर 3, आउटलुक के बाद क्या दिया आपके नोट्स में? मर्जर्स, एक्विजिशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. डियर फ्रेंड्स, कीपिंग आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स growing beyond boundaries, we are in talks with an Australian coaching firm to give their inputs to our students in India, and how to prepare and how to motivate the students for their exams and keep them focused on exams. Very soon, we'll be starting a training center wherein students of CA course will not only be taught in the class, but they'll be properly trained how to clear their course till the day of the exam. And for that, we are also in talking terms. We are having discussions with a test series coaching academy, prepka.com, in which we are planning to acquire that company and merge it with Expert Professional Academy, and this will be definitely a big addition in our profile. Mergers, acquisitions के बारे में बता दिया, अरे समझ आ गया. Last, second, क्या दिया उधर? CSR. Dear friends, dear shareholders, we know that we are equally responsible towards our society, because it is the society's resources which we are using and consuming, and where we are. So keeping in our mind the responsibility towards society, we have in the last financial year, we have started a school for the children of orphan children and children who are blind people or blind students. We are also in planning to conduct a blood donation camp on the Expert Foundation Day every year, where we plan to collect some bottles and give it to a blood bank who is in need. We are also thinking to start a tree plantation program where our environment will be protected and we can get more oxygen. CSR हो गया. And the last thing, conclusion, वो मैंने लिख कर दिया आपको. वो conclusion लिख कर दिया. क्या दिया? पढ़ो. Finally, chairman अपने भाषण में बोलता है, I am thankful to all of you for the trust and confidence you have shown in our company and its team in all the ups and downs so far. I seek your continuous support the same way in the years to come. और एंड में
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग, बिकॉज बाय द टाइम हिज स्पीच एंड्स दे आर पेशेंट, पेशेंटली दे आर हियरिंग हिम। अब ये जो मैंने आपको एक जस्ट नाम लेकर कहा एक्सपर्ट का, इन द एग्जाम यू बेटर यूज डैश 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 लिमिटेड, वहां पे एक्सपर्ट मत लिखना प्लीज, एंड प्लीज कीप दैट इन माइंड। जो मैंने अभी वर्डिंग्स यूज किए हैं, यू विल गेट टू नो मेरे वर्डिंग्स में कहीं भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं थे, और ये मैं चाहता तो आपको प्रिंट करके दे सकता था, बट आई वॉन्टेड यू पीपल टू ड्राफ्ट ऑन योर ओन, गिविंग यू द फॉर्मेट मैंने दे दिया, सो इट इज योर 2 days होमवर्क, कीप दैट इन माइंड, यू हैव टू ड्राफ्ट इट प्रॉपर्ली। कर पाओगे? ओके, सो पेज नंबर 160 पे देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या लिखा है? स्पेसिमेन नोटिस ऑफ एजीएम। नाउ लिसन ऑल ऑफ यू, उधर पढ़ो मत, स्क्रीन पर देखो। जब मैं एजीएम का नोटिस कहता हूं, प्लीज ध्यान दो, ये आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं जब एजीएम का नोटिस कहता हूं, या ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस कहता हूं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग का नोटिस कहता हूं, कोई भी नोटिस हो, इन तीनों नोटिस में एक फिक्स्ड प्रोफार्मा होता है, पैटर्न होता है, और वो होता है इन तीनों नोटिस का इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। मैंने क्या कहा? ऑलमोस्ट। कंप्लीटली सेम होता है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट सेम होगा। इन तीनों मीटिंग्स का क्लोजर ऑलमोस्ट सेम होगा, मतलब क्या? कौन इस मीटिंग का नोटिस दे रहा है? ऑलमोस्ट सेम होगा। और इन तीनों मीटिंग्स के अंदर जो नोट्स है, इनफैक्ट अल से नोट्स तो ईजीएम और ईजीएम में ही होता है, तो जो नोट्स है ईजीएम के, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दोस्तों ध्यान दो, ये तीनों नोटिसेस जब मैं समझा रहा हूं, पहले आपको ये समझना है कि कंपनीज एक्ट में मीटिंग्स चैप्टर में एजीएम पढ़ते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। ये हर कंपनी साल में एक बार कंडक्ट करती है, और इस एजीएम में कंडक्ट करने का एकमात्र बड़ा रीजन होता है, 4 बड़े कारण होते हैं, जिसमें से बड़ा रीजन ये होता है, कंपनी के रियल ओनर शेयर होल्डर्स है, तो शेयर होल्डर्स के सामने कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या? बैलेंस शीट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम कहते हैं, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट, शेड्यूल फॉर्मिंग नोट्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। किस लिए? फॉर देयर अप्रूवल, बिकॉज कंपनी के शेयर होल्डर्स जब उसको अप्रूवल देंगे ना, किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले साल के लिए फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दो, हर एजीएम में 4 बिजनेसेस होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना? अप्रूवल के लिए रखना। नंबर 2, डिविडेंड को डिक्लेयर करना, डिविडेंड को डिक्लेयर करना। नंबर 3, जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है बाय रोटेशन, उसको रीअपॉइंट करना। एंड नंबर 4, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना और उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ऑडिट में आपने पढ़ा होगा। ध्यान दो, 4 मैटर्स जो हर एजीएम के नोटिस में होने जरूरी है। कौन से 4 मैटर्स कहा आपने? नंबर 1, अरे बोलो भाई, प्लीज बी अलर्ट क्विकली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूवल के लिए रखना। नंबर 2, डिविडेंड को डिक्लेयर करना। नंबर 3, डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट करना हु रिटायर बाय रोटेशन। एंड नंबर 4, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना एंड उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। अगर मुझे पता है कि हर एजीएम में 4 मैटर्स है, तो नोटिस ऑफ एजीएम में इनको लिखना है। अब सुनो, नोटिस किसको मिल रहा है? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को नोटिस के साथ ये इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अगर तुम मीटिंग में आ नहीं सकते हो, तो तुम तुम्हारी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को एज अ प्रॉक्सी कहते हुए अपॉइंट कर सकते हो, और वो प्रॉक्सी तुम्हारे बिहाफ पर वोट कर सकता है। ये शेयर होल्डर को आप नोटिस में इन्फॉर्म करोगे, बट नोटिस के अंदर ना लिखते हुए, नोटिस के नीचे जो नोट होगा, नोट में लिखोगे। सुन लो सर, मेरी बात सुनो, बाद में मार्क करते हैं। एजीएम की बात मैं बता रहा हूं। तो एजीएम में मैंने पहले तो बताया कि शुरुआत ईजीएम का और बोर्ड मीटिंग लगभग सबका सेम होगा, बट एजीएम के कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स है? 4। और उसके बाद आप एजीएम का नोटिस के एंड में शेयर होल्डर्स को क्या दोगे? नोट दोगे, नोट ऑफ प्रॉक्सी, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। देखो, एजीएम का सेकेंड मैटर क्या था? सेकेंड मैटर डिविडेंड डिक्लेरेशन। तो ध्यान दो, हर एजीएम के नोटिस में जब आप डिविडेंड डिक्लेरेशन देते हो ना, शेयर होल्डर्स को ये भी बताना होता है बुक क्लोजर डेट। बुक क्लोजर इन्वेस्टमेंट अकाउंट से अकाउंट में आपको वहां पर अपने कम
कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड पढ़ा होगा, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट पढ़ा है। वैसे ही यहां पर शेयर होल्डर्स के लिए होता है। देखो स्क्रीन पर, अगर किसी कंपनी का ईजीएम 20 अगस्त को है, डेट ऑफ ईजीएम क्या है 20 अगस्त, तो जो भी डेट होता है ना उसमें से 8 डेज लेस करने के, कितने डेज, तो यहां पर आएगा 12 अगस्त, और डेट ऑफ ईजीएम लेने का 12 अगस्त टू 20 अगस्त, ये डेट बुक क्लोजर डेट होता है। बुक क्लोजर डेट मतलब क्या है, इन 8 दिनों में 9 दिनों में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स रजिस्टर क्लोज होता है, शेयर ट्रांसफर बुक्स क्लोज होते हैं और रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स क्लोज होता है। क्यों, ये शेयर होल्डर्स को बताया जाता है नोटिस में एजीएम के, द बुक क्लोजर डेट ऑफ द एजीएम विल बी 12 अगस्त टू 20 अगस्त। मतलब क्या, 11 अगस्त तक जो शेयर्स खरीदेगा कंपनी को, उसी को 20 अगस्त के एजीएम में डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि वो जब शेयर्स खरीदेगा कम डिविडेंड होगा। 12 अगस्त को जो शेयर खरीदेगा वो स्टॉक प्राइस एक्स डिविडेंड होगा, मतलब जो 12 अगस्त को शेयर्स खरीदेगा उसका नाम रजिस्टर में आएगा बट उसको डिविडेंड मिलेगा नहीं। तो ये नोटिस में बताना होता है नोट के अंदर कि तुम जो शेयर्स तुम्हारे है उसका बुक क्लोजर डेट क्या है। अरे समझ रहा है कि नहीं, हम कौन से नोटिस की बात करें, ईजीएम। कितने नोट देखे अभी तक, 2 ओरली बताया मैंने। थर्ड, ईजीएम के अंदर ईजीएम का नोटिस जब हम भेजते हैं, नोटिस के साथ क्या भेजते हैं शेयर होल्डर्स को, एनुअल रिपोर्ट। नोटिस के साथ एनुअल रिपोर्ट जाएगा ना कंपनी का, सालाना परफॉर्मेंस, उस एनुअल रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अगर उन्हें कोई क्वेश्चन है एनुअल रिपोर्ट में, तो वो भी नोटिस में लिखा जाएगा। इस एनुअल रिपोर्ट के साथ जो आपको भेजा गया नोटिस के साथ, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को बैलेंस शीट P&L में, तो आप कंपनी के पास मीटिंग से कम 5 दिन पहले, कितना 5 दिन पहले आपको आपके क्वेश्चंस कंपनी में डिपॉजिट करने हैं, और मतलब कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में, और फिर मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप डायरेक्टली मीटिंग में खड़े रह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उनको प्रिपरेशन के लिए मौका देना पड़ेगा ना। कम से कम 5 डेज पहले आपको ये क्वेश्चन सबमिट करने, ये भी नोटिस में लिखना जरूरी है। एजीएम के नोटिस में जो नोटिस सेंड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर चेयरमैन ऑफ द बीओडी, ईजीएम है ना सारे शेयरहोल्डर्स के लिए, तो चेयरमैन होगा ना कंपनी का, कंपनी के चेयरमैन का साइन होगा नोटिस पर। किसका साइन होगा दोस्तों, सिर्फ ईजीएम के नोटिस पर, सिर्फ ईजीएम के नोटिस पर चेयरमैन का साइन होता है। ईजीएम के नोटिस पर कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मीटिंग में भी कंपनी सेक्रेटरी नोटिस भेज सकता है ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट एजीएम में साइन कौन करेगा, चेयरमैन ऑफ बीओडी, हर नोटिस पर। मैं जो बोला समझ रहा। अब आपके नोट्स में तो देखो पेज नंबर 160 पर मुझे स्पेसिफिक नोटिस ऑफ एजीएम दिया है मेरे साथ। दोस्तों पहले मैंने कहा इंट्रोडक्शन सारे नोटिस का लगभग सेम है, मैं पॉइंट्स अंडरलाइन करो, मेरे साथ मार्क करना। हर नोटिस की शुरुआत में आएगा नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ये कॉमन वर्डिंग्स है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द डैश डैश मतलब नंबर, 10th एजीएम 15th एजीएम है, कौन सा एजीएम है, नंबर ऑफ एजीएम, एजीएम ऑफ द मेंबर्स ऑफ डैश डैश लिमिटेड, ये नाम आएगा। विल बी हेल्ड ऑन डैश डैश डे, मतलब क्या आएगा, वीक का डे आएगा। द डैश डैश डेट मंथ एंड ईयर आएगा। एट द डैश डैश मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, ईजीएम कहां पर होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी और सिटी ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस शहर में रजिस्टर्ड ऑफिस है। एट डैश डैश मतलब एड्रेस, सॉरी एट डैश डैश मतलब क्या, टाइम। रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस ऑलरेडी वहां पर दिया है, इट इज एट डैश डैश मतलब टाइम। नंबर 7, एंड टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मतलब क्या, एजेंडा। जो बिजनेस मीटिंग में डिस्कस हो उसे क्या कहते हैं, एजेंडा ऑफ मीटिंग। तो कितने पॉइंट्स हुए फर्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों, 8। मैं घर में लर्न करने के बजाय 8 पॉइंट दिमाग में रखूंगा। सर ने कहा था 8 पॉइंट सुनेंगे, किसमें, इंट्रोडक्शन में। अब मुझे आप ही बोलो, ईजीएम में और एजीएम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किसे कहेंगे। एजीएम साल में एक बार होती है, तो ईजीएम कब होती है, वेरी गुड। 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में जो भी शेयरहोल्डर्स की मीटिंग होती है उसे ईजीएम कहते हैं। मतलब ईजीएम इज फॉर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर और द मैटर विच कांट बी पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट ईजीएम, इसलिए वो ईजीएम होता है। तो ईजीएम का कोई नंबर नहीं होता है, ईजीएम कैन बी एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो जब हम ईजीएम का नोटिस ड्राफ्ट करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ सेम होगा, सिर्फ इसमें पॉइंट नंबर 2, अरे पॉइंट नंबर 2 की जरूरत नहीं होगी, वहां पर आएगा नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी, बाकी सब सेम रह सकता है।
एंड में एजेंडा फॉलोइंग बिजनेस तक सेम रहेगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? अरे बोलो भाई। नीचे हर एजीएम में जो मैटर डिस्कस होते हैं, 4 मैटर्स, उन मैटर्स को हम क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑर्डिनरी? रूटीन है ना, ये रूटीन मैटर्स है ऑर्डिनरी। अगर रूटीन, क्योंकि बिकॉज एजीएम के बाद 2 एजीएम्स के बीच में जो मैटर डिस्कस होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एजीएम में जो 4 मैटर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी। सिर्फ ये 4 मैटर्स। इन चारों के अलावा कोई और 5वां मैटर एजीएम में डिस्कस हुआ ना तो उसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाएगा। अभी एजीएम में 4 ही मैटर्स हो रहे हैं, तो आप अंडरलाइन करना उस मैटर्स का तरीका आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना ड्राफ्टिंग में। 2 receive, consider and adopt the annual accounts, 2 declare the dividend, 2 appoint a director, 2 appoint auditors and fix their remuneration। सब with the words 2 हो रहा है क्या? और ये नोटिस में ध्यान रखना है, नोटिस में ऑर्डिनरी मैटर्स कौन से शब्दों से स्टार्ट होनी चाहिए? 2 मैटर तो सबको बताता है, उसका ड्राफ्टिंग का तरीका बता रहा हूं मैं। नोटिस को साइन कौन कर रहा है दोस्तों? किसके बिहाफ पर? तो देखो पॉइंट नंबर 8 तक ऊपर हुआ था, पॉइंट नंबर 9 मेरा होगा ऑर्डिनरी बिजनेस। पॉइंट नंबर 10 द वर्ड्स 2। पॉइंट नंबर 11 चेयरमैन उस मीटिंग को साइन कर रहा है नोटिस को। पॉइंट नंबर 12 क्या है? नोट्स। और उस नोट्स में नोट नंबर 1 क्या दिया? अंडरलाइन, राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। पढ़ लो दोस्तों प्लीज। पॉइंट नंबर 12 नोट्स है, नोट्स का पहला नोट दिया राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। अरे समझ रहे कि नहीं? उसके बाद सेकेंड पढ़ो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर ट्रांसफर बुक विल रिमेन क्लोज्ड। ये क्या? बुक क्लोजर डेट। वहां पे डैश डैश क्यों दिया? अगर एग्जाम में डेट ऑफ एजीएम नहीं दिया तो डैश डैश आएगा, और दिया होगा तो मैंने हिंट दिया -8 डेज। जितनी जानकारी दी उतनी इंक्लूड करनी है। नोट नंबर 3 पढ़ो जरा, पढ़ो। सबको समझा है? पक्का? व्हाट इज दैट? Any shareholder who desires to obtain any information is required to address his question at the company's head office at least 5 days before the date of meeting। 12 पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद एंड में मैं क्या कर रहा हूं? उस नोटिस को किस में डालूंगा? अरे बोलो, बॉक्स में। आई होप यू आर गेटिंग इट। इस तरह से डालने का फायदा क्या होगा? इट विल गिव अ लीगल लुक। अरे यस और नो? अब अगर हमें एजीएम का नोटिस ड्राफ्ट करना है तो मुझे घर में उसे लर्न करना है क्या? नहीं, मुझे क्या करना है? 12 पॉइंट्स। सर ने कहा था 12 पॉइंट्स। और ध्यान दो, ड्राफ्ट आप बाद में करोगे, आप पहले 12 पॉइंट्स लिख के निकालोगे कि एजीएम के नोटिस में जो पॉइंट नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन है उसमें 8 पॉइंट्स है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 ऑर्डिनरी बिजनेस का होगा। पॉइंट नंबर 10 हर ऑर्डिनरी बिजनेस का ड्राफ्टिंग विद द वर्ड्स 2 होगा। पॉइंट नंबर 11 चेयरमैन का साइन होगा। पॉइंट नंबर 12 नोट्स होंगे, और 3 नोट्स होंगे। जब ये मेरे दिमाग में बार बार रहेगा, ड्राफ्ट में आसानी से कर सकता हूं। I hope it is clear. Thank you. See, हमने जो अभी एजीएम के 12 पॉइंट्स देखे ना, उन 12 पॉइंट्स को अगर 1 by 1 मैं आपके नोटबुक में आप लिख लूंगा। इनफैक्ट एवरीवन इन योर नोटबुक प्लीज राइट दिस 12 पॉइंट्स क्विकली। सबसे पहले हम एजीएम के नोटिस में नोटिस की शुरुआत कैसे करते हैं? नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट। और ये जो शुरुआत है ये किसी भी नोटिस के लिए, एजीएम का नोटिस हो, ईजीएम का हो, या फिर बोलो बोर्ड मीटिंग का हो। बट एजीएम को लेकर एक खास पॉइंट जो ऐड होगा जो बाकी मीटिंग्स में नहीं होता है, वो पॉइंट नंबर 2 है नंबर ऑफ एजीएम। कि एजीएम हमारा 10th है, 15th है, 20th है, 35th है, कौन सा है वो हमें मेंशन करना होता है। कंपनी का नेम ये तो होगा ही होगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन की बात करें हम, फिर इंट्रोडक्शन में कंपनी के नाम के बाद वीक डे, एजीएम कौन से दिन है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और उस डे के बाद डेट, मंथ और ईयर आएगा। उसके बाद कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर एजीएम होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस और सिटी ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है जहां पर एजीएम होने वाला है वहां का डिटेल्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। उसके बाद टाइम, एजीएम कितने बजे हो रहा है उसका डिटेल्स देने होंगे। फिर कंपनी का एजेंडा एजीएम का, एजीएम में नॉर्मली एजेंडा कौन से मैटर्स का होता है? ऑर्डिनरी मैटर्स। और कितने ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं? 4। उन ऑर्डिनरी बिजनेस के एजेंडा के बाद ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हुए हेडिंग देने का, और हर एक मैटर की शुरुआत विद द वर्ड्स कैसे करने का? 2 विद द वर्ड्स 2 मतलब क्या? टू अडॉप्ट द एनुअल अकाउंट्स, टू डिक्लेयर डिविडेंड, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर हु रिटायर्स बाय रोटेशन,
to appoint auditors and fix their remuneration. So with the words to होगा, उस एजीएम के नोटिस में नीचे साइन किसका दिखेगा? चेयरमैन का. देखो सिर्फ एजीएम के नोटिस को चेयरमैन साइन करता है. बाकी अगर इसके बाद जो हम देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हो, उसका नोटिस कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है. और लास्ट पॉइंट जो एजीएम में हमने देखा है, नोट्स. कितनी नोट्स होते हैं? 3. एक नोट किसका होता है? प्रॉक्सी का. दूसरा डिविडेंड क्लोजर के लिए, मतलब बुक क्लोजर होता है डिविडेंड के लिए. और तीसरा कोई क्वेरीज और क्वेश्चन आंसर है उसके लिए, कम से कम 5 दिन पहले ही देना होता है. अब हमें तो नोटिस ड्राफ्ट करना है, फिर हम ये पॉइंट्स क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हम ड्राफ्ट बार बार नहीं कर सकते ना. तो हम इन 12 पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे. जो भी ड्राफ्टिंग नोटिस ऑफ एजीएम का क्वेश्चन आएगा, हम इन 12 पॉइंट्स के अनुसार ड्राफ्ट करेंगे. और ड्राफ्ट करने के बाद एंड में जो भी नोटिस ड्राफ्ट होगी उसको किस में डालेंगे? बॉक्स में. प्लीज कंप्लीट इट क्विकली. I hope you are completed. Please be fast. ये पॉइंट्स जो मैंने अभी 12 पॉइंट्स लिख कर दिए, जैसे हमने मार्क किए वैसे लिख के भी लेना है, सो दैट घर में आप इन 12 पॉइंट्स को रिकलेक्ट करोगे. अब देखते हैं. देखो एजीएम के नोटिस के 12 पॉइंट्स है ना, इसको कंपेयर करते हैं. इस 12 पॉइंट्स में आप देखना एजीएम से रिलेटेड कौन से कॉमन अनकॉमन पॉइंट्स है? ऑर्डिनरी बिजनेस. करेक्ट. ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में होगा. देन हम हर मैटर की शुरुआत कैसे करते हैं? विद द वर्ड्स टू. 1 कॉमन पॉइंट है. चेयरमैन का साइन होगा, 1 कॉमन पॉइंट है. बट नोट्स में प्रॉक्सी का नोट तो हर एक इसमें है, तो हम फिलहाल नोट्स को अनकॉमन में लेते नहीं है. हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ एजीएम, ऑर्डिनरी बिजनेस, 2 और साइन, ये अनकॉमन है, मतलब इसको सर्कल किया, ये सिर्फ इसमें आएगा एजीएम में. अभी बाकी सारे पॉइंट्स किस में आने चाहिए? ईजीएम के. सो लेट अस सी द ड्राफ्टिंग नोटिस ऑफ ईजीएम नाउ. आपके नोट्स में वहीं पर पेज नंबर 160 पर आप देखना, ईजीएम के बाद उधर नीचे स्पेसिमेन नोटिस ऑफ ईजीएम दिया है. मिला है सबको? लेट अस सी नाउ. हमने जो पॉइंट्स मार्क किए उसके अनुसार हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था लिखा हुआ? नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट. क्या यहां पर दिख रहा है क्या? यस. ओके. ईजीएम के नोटिस में नंबर था, यहां पर नंबर दिख रहा है क्या? नहीं. उसके बाद कंपनी का नाम था, नाम दिख रहा है? यस. उसके बाद वीक का डे था, डे दिख रहा है? यस. उसके बाद डेट, मंथ और ईयर था. करेक्ट. उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है. करेक्ट. एंड टाइम दिया है. करेक्ट. और उसके बाद एजेंडा है. सो वी कैन से ऑलमोस्ट हमने जो 8 पॉइंट्स पहले देखे थे उसमें से यहां पर 7 पॉइंट्स दिख रहे. अरे यस और नो, 7 पॉइंट्स दिख रहे कि नहीं? 7 पॉइंट्स यहां पर ईजीएम के नोटिस, मतलब स्टार्ट हर एक नोटिस का सेम है ना? अरे बोलो भाई दोस्तों. अब यहां पर अनकॉमन पॉइंट क्या है ईजीएम में? ईजीएम का हर बिजनेस कैसा बिजनेस होता है? स्पेशल बिजनेस. तो ईजीएम के अंदर वो जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 आएगा, बिजनेस स्पेशल है, स्पेशल बिजनेस. अब ध्यान दो, कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ड्राफ्ट नोटिस ऑफ एन ईजीएम, वो आपको कोई मैटर देंगे कि ड्राफ्ट नोटिस ऑफ एन ईजीएम फॉर सच मैटर, सच बिजनेस. तो जो मैटर देंगे वो लिख लेना है. पर अगर वो नहीं देते, कहते हैं ड्राफ्ट नोटिस ऑफ एन ईजीएम, तो आपको खुद कोई तो मैटर स्पेशल बिजनेस का लेना है. 4 ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के कोई भी मैटर लोगे तो स्पेशल बिजनेस है.
हम नॉर्मली मान लो नेम चेंज किया कंपनी ने, याद है ना नेम क्लॉज, अगर नेम चेंज हो गया तो बिजनेस स्पेशल हो जाएगा, बिकॉज ये ऑर्डिनरी बिजनेस में आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं नेम चेंज का एक मैटर लिया हूं बिजनेस के लिए, तो अब ये स्पेशल बिजनेस, ध्यान दो प्लीज, एजीएम के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस की शुरुआत कौन से शब्दों से करते थे हम? विद द वर्ड्स टू। यहां पर देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन करना मेरे साथ, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये पूरा स्पेशल रेजोल्यूशन ऑब्लिक करना, ऑब्लिक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन हो, ध्यान रखना, हर स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होना जरूरी नहीं है। याद होगा अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज के अंदर कंपलसरी चेंज है, तो कंपलसरी चेंज के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। उसके बाद अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वहां पर भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। तो वो सारे स्पेशल बिजनेसेस है। कोई भी स्पेशल बिजनेस जब पास होगा मीटिंग में, उसको रेजोल्यूशन तो लगेगा। अब कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा ये हमें पता नहीं है, तो हम ड्राफ्टिंग में वहां पर ऑर्डिनरी ऑब्लिक स्पेशल लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज है, वॉलंटरी चेंज है, वॉलंटरी चेंज के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, इसलिए मैंने वहां पर स्पेशल लिखा है। अगर एग्जाम में आपको उन्होंने कोई मैटर नहीं दिया तो आप ये पूरा पॉइंट इस तरह से लिखोगे, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑब्लिक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अरे समझ रहा है कि नहीं? और देखो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम हर मैटर की शुरुआत में ये तो लिख रहे हैं, अभी तक वो मैटर खत्म नहीं है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास देके आपको लिखना होता है रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व दैट, ये मैटर मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं उसका रेजोल्यूशन होता है रिजॉल्व दैट। और फिर एंड में मैं वहां पर लिखूंगा जो भी है अकॉर्डिंगली, इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट, रिजॉल्व दैट अंडर सेक्शन डैश डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैं वो पॉइंट्स मार्क करके दे रहा हूं, वो हर ईजीएम के मैटर को लेकर आपको लिखना होगा, रिजॉल्व दैट अंडर सेक्शन डैश डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और वो पूरा मैटर लिखकर फिर एंड में क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली, मतलब अल्टर्ड अकॉर्डिंगली और मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली या फिर पास्ड अकॉर्डिंगली, जो भी होगा। अब यहां पर मैंने आपको कौन सा मैटर बताया, नेम चेंज का, तो वो मैटर पढ़ते हैं ना, रिजॉल्व दैट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, नेम चेंज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल है ना, याद है क्या स्टेप्स। So subject to the approval of central government under section dash dash of the Companies Act, the name of the company be and is hereby changed from Prakash Traders Private Limited to Prakash International Private Limited, and that consequent to this change, clause 1 of the memorandum and articles dash of the AOA is altered accordingly। मतलब ये ड्राफ्ट करना डिफिकल्ट नहीं दोस्तों, और मैं आपको बोल रहा हूँ इस ड्राफ्ट करने में अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप ये यूज कर सकते हो, रिजॉल्व दैट डैश 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 अंडर सेक्शन डैश 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 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डैश पास्ड अकॉर्डिंगली, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपको स्पेसिमेन नोटिस पूछा गया। अगर क्वेश्चन आता है ड्राफ्ट स्पेसिमेन नोटिस, तो स्पेसिमेन नोटिस में आपको फॉर्मेट देना है। हाँ, अगर वो कोई मैटर देते कि ड्राफ्ट स्पेसिमेन नोटिस ऑफ ईजीएम फॉर सच मैटर, तो तुम्हें वहां पर वो मैटर इंक्लूड करना है। सबको समझ रहा है? तो मैं कहूंगा ये जो ईजीएम के अंदर पॉइंट नंबर 9 है कि जो स्पेशल बिजनेस है, उस स्पेशल बिजनेस के लिए हम शुरुआत कहां से करेंगे, बोलो सब लोग, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू पास विद और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल ऑब्लिक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और उसके बाद रिजॉल्व दैट आएगा, अंडर सेक्शन डैश डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आएगा, और एंड में पास अकॉर्डिंगली आएगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? ओके, अब देखना नीचे पॉइंट नंबर 10, साइन कौन कर रहा है? अरे कौन साइन कर रहा है? सेक्रेटरी। जस्ट मेक अ प्रॉपर करेक्शन इन योर नोट्स बाय मिस्टेक, वहां पर प्लेस के नीचे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर शुड हैव कम ऑन द राइट हैंड साइड। इस तरह से, और फिर प्लेस और डेट आता है। देखना ईजीएम के नोटिस में ऊपर प्लेस और डेट ना आते हुए क्या था, रजिस्टर ऑफिस का
एड्रेस था, यहां पर प्लेस और डेट है, और यस और नो। इसके अलावा आप नीचे नोट देखो, नोट ईजीएम में क्या पड़ा है, नोट, नोट क्या दिया है, ईजीएम का नोट नंबर 1 पढ़ो। अरे क्या है, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी है ना, और यस और नो। मतलब ये तो ईजीएम के नोटिस में भी था। सेकंड नोट को मैं पॉइंट नंबर 11 लिखूंगा, क्योंकि ये सिर्फ ईजीएम के नोट में आएगा। व्हाट इज दैट? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। याद है क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिलेटिंग टू स्पेशल बिजनेसेस अनेक्स्ट टू दिस नोटिस। अनेक्स्ट मतलब क्या? इस नोटिस के साथ इंक्लूड किया हुआ है। ये आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ड्राफ्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ मेंशन क्या इस नोटिस के साथ इंक्लूड हुआ है। और मान लो कल को आपको आ गया क्वेश्चन, ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्या करोगे आप? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में 4 मैटर्स होते हैं, आप 4 कॉलम्स बनाओगे, नेचर एंड कंसर्न ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन ऑफ द कंपनी। याद है क्या? नंबर 2, एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्कोप एंड इंप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन। नंबर 3, correct, interest of any director, manager or any employee officer of 2% or more in any other company. And number 4, time and place for inspection of documents। 4 कॉलम्स बनाओगे और कुछ डिटेल्स दे दोगे उधर, और फिर लिखोगे ये किसी एक आइटम ऑफ बिजनेस के लिए, परचेसिंग प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम डायरेक्टर्स ब्रदर्स कंपनी वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान दो, डरने का नहीं। अच्छा, ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट आ गया, क्या हो गया? रिकलेक्ट करने का, 4 पॉइंट से एक्सप्लेन स्टेटमेंट में। ओके, तो ईजीएम का नोटिस जब मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी ईजीएम के नोटिस के पॉइंट्स आपको लिख कर दिए, अनकॉमन पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे। यहां पर ईजीएम में अनकॉमन क्या होगा? एक तो स्पेशल बिजनेस वाला पॉइंट अनकॉमन है, 8 नंबर। देन उसको हर बिजनेस को कैसे ड्राफ्ट करना है, पॉइंट नंबर 9 अनकॉमन है। फिर पॉइंट नंबर 10 सेक्रेटरी का साइन है, और यस और नो। और पॉइंट नंबर 11 अगेन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का नोट है। तो मेरे दिमाग में यह है कि ईजीएम में कितने अनकॉमन पॉइंट्स है? 4। अब मैंने जैसे लिख कर दिया ना यहां पर, ईजीएम के नोटिस के हमने कितने पॉइंट्स लिखे? 12। अब इन नोटिस के ईजीएम के 12 पॉइंट्स है, मैं यहां पर क्या करूंगा, ईजीएम के नोटिस के नीचे नेक्स्ट हेडिंग दूंगा ईजीएम। क्या हेडिंग दूंगा? ईजीएम नोटिस। और ईजीएम नोटिस के जो अनकॉमन पॉइंट्स है, ईजीएम नोटिस के अनकॉमन पॉइंट्स लिखूंगा। बिकॉज देखो, सुनो सब लोग, पहले लिखने से पहले स्टार्ट तो ईजीएम में भी है, नेम ऑफ कंपनी भी है, वीक डे भी है, डेट मंथ ईयर भी है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस भी है, टाइम है, एजेंडा है, नोट्स है। हाँ, तो मुझे सिर्फ अनकॉमन पॉइंट्स लिखने हैं। अनकॉमन पॉइंट नंबर 1 बोलो, बोलो वर्चुअल स्टूडेंट भी बोलो। नंबर 1, मैं सुन रहा हूं, ध्यान दो। नंबर 1 स्पेशल बिजनेस, करेक्ट। नंबर 2, to consider and if thought fit डैश 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 यहां पे लिख रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखने का, समझ रहा है क्या? उसके बाद पॉइंट नंबर 3, सॉरी उसी पॉइंट नंबर 2 में टू कंसिडर थॉट फिट के अदर मैं आगे लिखूंगा रिजॉल्व दैट डैश 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 अंडर सेक्शन dash 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 of the Companies Act 2013 dash 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 passed accordingly। ये passed accordingly को मैं जैसे accordingly लूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में कंप्लीट करूंगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल बिजनेस बोलो, सेक्रेटरी का साइन ऑफ सेक्रेटरी, मतलब ये अनकॉमन पॉइंट है ना। देन नंबर 4 बोलो, नोट में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का नोट, सो नोट में डैश करके मैं आगे लिखूंगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मतलब कॉमन पॉइंट कौन सा है यहां पर? कॉमन पॉइंट कौन सा है? प्रॉक्सी। अच्छा, एजीएम में और ईजीएम में कॉमन प्रॉक्सी है, तो एजीएम के नोट में भी अनकॉमन पॉइंट क्या होगा? डिविडेंड, बुक क्लोजर डेट एंड फिर क्वेश्चन आंसर, और यस और नो। बट वी कैन जस्ट कीप दैट इन माइंड। क्लियर है? अरे बोलो भाई, तो मैं ये इस तरह से क्यों लिख के दे रहा हूं? ताकि घर में जब मैं ईजीएम के नोटिस को ड्राफ्ट करूंगा, मुझे पता होना चाहिए ईजीएम में कितने अनकॉमन पॉइंट्स हैं। 4। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, ये लिखा हुआ जब होगा ना थ्योरी में आपने, तो आपको ये थ्योरी के बेसिस पर ड्राफ्ट करते आएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं। अरे समझ रहा है कि नहीं सबको? तो मुझे बगैर देखे बोलो,
अगर मुझे कोई नोटिस ड्राफ्ट करना है एजीएम का या ईजीएम का, नोटिस की शुरुआत कौन से शब्दों से होगी? नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट डैश डैश डैश। ईजीएम है तो नंबर ऑफ ईजीएम आएगा, उसके बाद कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद ओके डेट वीक डे आएगा, डेट मंथ ईयर आएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा, टाइम ऑफ द मीटिंग आएगा और एजेंडा आएगा। फर्स्ट पार्ट ओवर। उसके बाद अगर ईजीएम है तो ऑर्डिनरी बिजनेस आएगा, हर मैटर की शुरुआत विद द वर्ड्स टू आएगा, साइन चेयरमैन का होना चाहिए, नीचे नोट में 3 नोट्स होंगे। मेरे दिमाग में फिट है ना फॉर्मेट ईजीएम के लिए? ओके फर्स्ट पार्ट में नंबर नहीं आएगा ईजीएम का, बाकी सब आएगा। और उसके बाद स्पेशल बिजनेस आएगा, स्पेशल बिजनेस के बाद टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट आएगा, रिजॉल्व दैट अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट पास अकॉर्डिंगली आएगा। उसके बाद नीचे साइन सेक्रेटरी का आएगा और नोट में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का नोट आएगा। इस तरह से याद रखना है। अगर ये 2 याद रहे ना आपको, हालांकि बोर्ड मीटिंग आपके सिलेबस में नहीं है बट बोर्ड मीटिंग का नोटिस भी आता है। और कैसे आप नोट्स में देखो पेज नंबर 161 पे, बहुत सिंपल है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस आता है तो वो बोनस मार्क्स होते हैं। आपके नोट्स में पेज नंबर 161 पर आप देखना स्पेसिमेन नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग दिया है। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में देखो जरा शुरुआत में क्या दिया, नोटिस इज बाय गिवन दैट, ये तो हर नोटिस में मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी विल बी हेल्ड एट रजिस्टर ऑफिस ऑन डैश एट डैश AM PM टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस। एनीथिंग डिफिकल्ट यू फाइंड? नीचे देखो एजेंडा दिया है। बोर्ड मीटिंग का कोई ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस नहीं होता है, तो बोर्ड मीटिंग के बिजनेस को हम क्या लिखते हैं? एजेंडा ही के लिखते हैं। और उसके बाद आपको ग्रुप जो अभी अभी तक कंपनी लॉ में आपने पढ़ा है सारे चैप्टर्स में, बोर्ड मीटिंग को लेकर हमने बायबैक ऑफ शेयर्स का पॉइंट देखा है। अप टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में ही रेजोल्यूशन पास होता है। और हमने जब देखा था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्रीमाइसेस टू अनदर प्रीमाइसेस, उसमें भी क्या होता है? बोर्ड मीटिंग में होता है। अगर एग्जाम में आपको मैटर नहीं देते हो, वो कहते हैं ड्राफ्ट नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, तो आपको उस केस में कोई भी एक एजेंडा लेना है जो आपको पता हो। जैसे यहां पर बोर्ड मीटिंग में हमने एक ये पॉइंट भी देखा है, बोर्ड मीटिंग का जो मिनट बुक होता है, मिनट बुक, इट विल बी साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग और बाय द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सेडिंग बोर्ड मीटिंग। तो यहां पे देखो एजेंडा में क्या दिया, कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन डैश। नंबर 2 बायबैक ऑफ 10% इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी एंड नंबर 3 एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ चेयर। मतलब बोर्ड मीटिंग में कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता है, बोर्ड मीटिंग में कोई भी मैटर डिस्कस हो सकता है, बट एजीएम और ईजीएम में जो मैटर डिस्कस कर वही कर सकते हैं जो नोटिस में दिया है। बोर्ड मीटिंग के नोटिस को कौन साइन कर रहा है? कंपनी सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके कहने से। एंड डेट प्लेस, अरे बोर्ड मीटिंग के नोटिस में कोई नोट नहीं है, डायरेक्टर्स अपने बिहाफ पर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करते, इट इज नॉट अलाउड। मतलब बोर्ड मीटिंग का नोटिस ड्राफ्टिंग जब आता है तो ज्यादा आसान है, नो नोट्स, सिर्फ वो फॉर्मेट। अगर आपको एजीएम ईजीएम का नोटिस पता है, यू हैव टू जस्ट सी द ड्राफ्टिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड इट बिकम्स वेरी सिंपल। आई से आई होप यू आर गेटिंग इट। उस बोर्ड मीटिंग के नोटिस में ध्यान दो, कंपनी सेक्रेटरी साइन कर रहा है, ईजीएम के नोटिस में कंपनी सेक्रेटरी साइन कर रहा है और एजीएम के नोटिस में चेयरमैन साइन कर रहा है। अगर मैं पेपर चेक करूं ना, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो मैं इन बातों को ध्यान रखूंगा। आगे देखो आपके नोट्स में लास्ट पॉइंट जो कम्युनिकेशन का दिया है, स्पेसिमेन ऑफ मिनट्स ऑफ ईजीएम। एक सेकंड पढ़ो मत, मिनट्स का डेफिनेशन क्या है? मिनट्स इज द फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग। अच्छा, तो मिनट बुक में सारी जानकारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। एजीएम में कौन से बिजनेस होते हैं? ऑर्डिनरी। तो हर एक बिजनेस जो डिस्कस होता है वो किसको, कितने शेयरहोल्डर्स ने उसको वोट किया, किसने अपोज किया, सारी जानकारी होगी मिनट बुक के अंदर। तो अब मिनट्स, एक सेकंड, मिनट्स जब हम ड्राफ्ट करते हैं सबसे पहले हम मिनट बुक में लिखते हैं कितने शेयरहोल्डर्स प्रेजेंट थे। कोरम के लिए देखेंगे ना कितने शेयरहोल्डर्स प्रेजेंट थे, कौन डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, ऑडिटर की तरफ से कौन आया था। सुन लो, जब भी कोई मीटिंग स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट होते से ही जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो खड़ा होकर मीटिंग का जो नोटिस सारे शेयरहोल्डर्स को भेजा होता है वो एक बार नोटिस फिर से पढ़ता है। नोटिस एक बार फिर से पढ़ता है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ते नहीं आता, बड़े शेयरहोल्डर्स होते हैं। तो यू आर लाफिंग बट इट इज फैक्ट।
ये नोटिस, ये कॉमन ट्रेंड है। जैसे मीटिंग स्टार्ट होगा, मीटिंग स्टार्ट होने के बाद कोई भी मैटर डिस्कस होने से पहले पहले कंपनी सेक्रेटरी खड़ा होगा, जो नोटिस सबको सेंड किया है, जो को मिला है, वो फिर से एक बार पूरी पढ़ लेगा, बोलेगा इन मैटर्स को लेकर हमने आज का मीटिंग कॉल किया है। नोटिस पढ़ने के बाद फिर एक एक मैटर सब शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाएगा। तो अगर मिनट बुक के अंदर हम ड्राफ्ट मिनट बुक के अंदर रिकॉर्ड बनाएंगे तो हम पहला पॉइंट वही लिखेंगे, नोटिस ऑफ द मीटिंग इज रेड बाय द सेक्रेटरी। यस और नो? मैंने क्या कहा, मिनट बुक की शुरुआत में हमें देखना है कि कौन लोग प्रेजेंट थे, मीटिंग कहां पर हुआ, देन नोटिस कंपनी सेक्रेटरी पढ़ेगा। और फिर अगर ऑर्डिनरी बिजनेसेस है तो ध्यान दो, हर एक मैटर जब मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाता है, फॉर एग्जांपल ये एक मीटिंग चल रहा है, मैं मान लो यहां पर पोडियम पर बैठा हुआ कोई एक सेक्रेटरी हूं, और मैं जैसे मीटिंग स्टार्ट हुआ मैंने नोटिस सबके सामने पढ़ लिया। अब मान लो मैं ही चेयरमैन हूं, चेयरमैन खड़ा होता है, चेयरमैन कहता है, नाउ आई प्रेजेंट बिफोर यू the financial statements and the annual accounts of the company for the year 2016-17 for your approval. I propose before you to approve these annual accounts. फिर एक दो शेयर होल्डर्स खड़े होंगे, हो जाओ ना खड़े, कोई भी एक दो जन खड़े हो जाओ, वर्चुअल स्टूडेंट आप भी खड़े हो सकते हो। एक दो शेयर होल्डर्स खड़े होंगे और फिर वो बोलेगा आई अप्रूव, आई सेकेंड, क्या बोलेगा, आई सेकेंड दी प्रपोजल। प्रपोजल कौन सा, जो एनुअल अकाउंट्स का दिया वो प्रपोजल। सो आई सेकेंड दी प्रपोजल, बोलो भाई, आई सेकेंड दी प्रपोजल। ओके, तो कंपनी सेक्रेटरी देखता है किसने बोला सेकेंड, नाम लिख लेगा। अब प्रपोज तो चेयरमैन ने किया था, तो हर मैटर, अब यहां पर ऑर्डिनरी बिजनेस का पहला मैटर एनुअल अकाउंट्स का था, लिखा जाएगा प्रपोज्ड बाय चेयरमैन, सेकेंडेड बाय मिस्टर डैश एंड डैश, जिसका नाम है वो, और उसके बाद एंड में आएगा कैरिड यूनानिमसली, मतलब पहला मैटर पास हो गया। देखो नॉर्मली हर मैटर मीटिंग में जब डिस्कस होता है ना, शो ऑफ हैंड से होता है, ध्यान दो, और उसके बाद उस मैटर को अगर जरूरत पड़ी तो बैलेट पेपर से उस मैटर को पास किया जाता है, अगर जरूरत पड़ी तो। पहले शो ऑफ हैंड से होता है। सेकंड मैटर, सेक्रेटरी खड़ा होगा, कोई डायरेक्ट एक खड़ा होगा, आई प्रपोज टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ डैश 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 ₹10 फॉर एवरी शेयर। एक डायरेक्टर जिसने खड़ा हुआ उसने रिकमेंड किया ना डिविडेंड, अब शेयर होल्डर्स में से कोई खड़ा होगा, आई सेकेंड द डायरेक्टर्स व्हाट प्रपोजल, तो जिस डायरेक्टर ने उसको प्रपोज किया उसका नाम आएगा डिविडेंड डिक्लेरेशन में। सेकेंडमेंट में जिस शेयर होल्डर ने उसको अप्रूवल दिया उसका नाम आएगा। ऐसे हर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक प्रपोजल जरूरी है, एक सेकेंडमेंट जरूरी है। क्यों? मिनट बुक रिकॉर्ड होने के बाद जो शेयर होल्डर्स मीटिंग में नहीं थे, वो जब मीटिंग का वो मिनट बुक पढ़ेंगे, उन्हें पता चलेगा ये मैटर सबके सामने किसने रखा, किसने अप्रूवल दिया। अगर उन्हें कोई क्वेश्चन होगा उनसे बात कर सकते। हर मैटर को एक प्रपोजल होगा और एक सेकेंडमेंट होगा, मतलब अप्रूवल होगा, जिसको अक्सर हम मराठी भाषा में कहते हैं सूचक अनुमोदक। ये एक कॉमन ट्रेंड है, हर मीटिंग के अंदर फॉलो करना जरूरी है। अब देखो आपके नोट्स में ये मिनट्स ऑफ एजीएम कैसे ड्राफ्ट हो रहा है। देखो सबसे पहले एजीएम का नंबर आया, पॉइंट नंबर 1 नंबर ऑफ एजीएम। फिर क्या है, प्लेस, डेट और टाइम। एजीएम का प्लेस नॉर्मल रजिस्टर ऑफिस होता है और सिटी ऑफ रजिस्टर ऑफिस, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, हम स्पेसिमेन देख रहे हैं ना, तो सारी जानकारी डैश डैश आएगी। डेट एंड टाइम डैश डैश, प्रेजेंट डैश डैश इन द चेयर, चेयर मतलब कौन, चेयरमैन, चेयरमैन का नाम आएगा। डैश डैश डायरेक्टर्स डैश डैश मेंबर्स इन पर्सन। कोरम के लिए हम सिर्फ मेंबर्स इन पर्सन काउंट करते ना, प्रॉक्सीज को काउंट नहीं करते, तो कोरम था कि नहीं उससे पता चलेगा। देन डैश डैश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या दिया, ऑडिटर, एंड डैश डैश कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 देखो मिनट्स का क्या दिया, नोटिस कन्वेनिंग द मीटिंग वाज रेड बाय सेक्रेटरी। ये हर मिनट बुक के अंदर शुरुआत में होगा पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 एडॉप्शन ऑफ, अरे बोलो एनुअल अकाउंट्स, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, मतलब ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस का पहला बिजनेस है, हेडिंग दे दिया। अब उधर देखो बैलेंस शीट, P&L, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रपोज्ड बाय, सेकेंडेड बाय, रिजॉल्व दैट, एंड में कैरिड यूनानिमसली। ये फिक्स्ड पैटर्न होगा। डिविडेंड नेक्स्ट हेडिंग है, उसमें देखो नीचे प्रपोज्ड बाय, सेकेंडेड बाय, रिजॉल्व दैट, एंड में कैरिड यूनानिमसली। देन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है ना, हु रिटायर बाय रोटेशन, प्रपोज्ड बाय, सेकेंडेड बाय, रिजॉल्व दैट, कैरिड यूनानिमसली। यूनानिमसली मतलब क्या, सबके कंसेंट से ये मैटर पास हो गया है। भले ही सबका कंसेंट हो ना हो, एग्जाम आप लिख लो, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, कैरिड यूनानिमसली करो, और यस और नो।
उसके बाद ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट लास्ट बिजनेस है। देखो क्या दिया ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट में आपके नोट्स में, पेज नंबर 162 क्या लिखा है? प्रपोज्ड बाय, सेकेंडेड बाय, रिजॉल्व दैट, कैरिड यूनानिमसली। अरे हर मैटर को एक प्रपोज्ड, सेकेंडेड, कैरिड यूनानिमसली फिक्स्ड है ना। मतलब अगर मुझे, ध्यान दो, ये तो एजीएम का मिनट बुक था। अगर ईजीएम का मिनट बुक ड्राफ्ट करना है तो भी मैं, पहला पॉइंट नोटिस रेड बाय सेक्रेटरी होगा, उसके बाद ईजीएम में एक आध मैटर होगा, तो प्रपोज बाय, सेकेंडेड बाय, रिजॉल्व दैट, डैश डैश डैश, एंड में कैरिड यूनानिमसली, मैटर इज ओवर। और देखो कोई भी मीटिंग जब क्लोज होता है, मीटिंग में चेयरमैन को वोट ऑफ थैंक्स देते, चेयरमैन को, मीटिंग क्लोज विद वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर। चेयरमैन ने अपना वैल्यूएबल टाइम, चेयरमैन ने अपना वैल्यूएबल टाइम कंपनी के मीटिंग को दिया, इसलिए चेयरमैन को वोट ऑफ थैंक्स देता है, शेयर होल्डर्स को नहीं। शेयर होल्डर्स तो ओनर्स है, ध्यान रखना। मीटिंग क्लोज विद वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर, चेयर मतलब द चेयरमैन। और उसके बाद आप देखना यहां पर क्या दिख रहा है, डेट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड, उधर राइट हैंड साइड में आना चाहिए चेयरमैन का साइन। वाई द साइन ऑफ चेयरमैन शुड बी देयर? मिनट बुक के हर पेज पर चेयरमैन का साइन होता है और लास्ट पेज पर डेट और साइन होता है, ताकि मिनट बुक 30 डेज में बराबर बनाया हो कि नहीं चेक किया जा सके ना। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखना डेट दिया है एंड साइन ऑफ द चेयरमैन शुड हैव बीन देयर ऑन द राइट हैंड साइड। जस्ट ऐड दैट चेयरमैन पॉइंट, हल से सिकट को साइन के नीचे आएगा, चेयरमैन का साइन होगा। सबको क्लियर है? और पूरा मिनट बुक जो भी आप ड्राफ्ट करोगे उसको हम किस में डालते हैं एंड में? उसको कंप्लीटली एक प्रॉपर बॉक्स दे देने का, सो दैट व्हाट हैपेंस इज लीगल लुक आता है। मैं जो बोला सबको समझ रहा? प्लीज कीप दैट इन माइंड। ड्राफ्टिंग होने के बाद स्पेसिमेन को बॉक्स में डालना बहुत जरूरी है। आपके नोट्स में अब देखना हर मिनट बुक या हर नोटिस मैंने एंड में बॉक्स में डाला है। अब देखना अगर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में मिनट्स ऑफ ईजीएम आता है तो मिनट्स ऑफ ईजीएम में नंबर नहीं होता ईजीएम का, तो देखो मिनट्स ऑफ ईजीएम कैसे ड्राफ्ट करके दिया, कितना सिंपल है। प्लेस, डेट, टाइम, प्रेजेंट पीपल डैश डैश इन द चेयर, डैश डैश डायरेक्टर्स, डैश डैश मेंबर्स इन पर्सन, डैश डैश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑडिटर, डैश डैश सीएस। अरे ये तो सेम एजीएम में था, बिकॉज मिनट की शुरुआत में तो सब पॉइंट सेम ही रहेंगे ना, ईजीएम हो या ईजीएम हो। बट उसके बाद पॉइंट नंबर 1 भी पढ़ो, नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग वाज रेड बाय सेक्रेटरी, ये भी सेम है। जो भी ईजीएम का मैटर होगा, प्रपोज्ड बाय, सेकेंडेड बाय, रिजॉल्व दैट, कैरिड यूनानिमसली। और यस और नो, मीटिंग क्लोज विद वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर, डेट और साइन ऑफ द चेयरमैन। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर एग्जाम में ड्राफ्ट मिनट बुक का स्पेसिफिक आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उन्होंने कोई मैटर दिया है तो मैटर लेने का, मैटर नहीं दिया तो डैश डैश, बहुत सिंपल डैश डैश। मैं भी आपको 1 2 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूं, विल गेट टू नो। सबको क्लियर है? आइडिया आ गया? कैन वी से दैट दिस नोटिस ऑफ एजीएम, नोटिस ऑफ ईजीएम, मिनट्स ऑफ एजीएम एंड मिनट्स ऑफ ईजीएम, सबको समझा है? हमने ऑलरेडी चेयरमैन स्पीच देखा हुआ है, चेयरमैन स्पीच का ड्राफ्टिंग कैसे करना मैंने बताया, एंड आई होप यू विल बी ड्राफ्टिंग इट प्रॉपर्ली। अरे बोलो भाई। सो वी कैन से द कम्युनिकेशन पार्ट इज ओवर। मैं सिर्फ आपको रिसेंट एग्जाम का कुछ एक पेपर दिखाना चाहता हूं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट सी दैट ऑन द स्क्रीन, so you get an idea complete how exactly we should focus on communication, कितना वेटेज है। देखो कम्युनिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख चुके हम। सो नाउ व्हेन वी आर कंप्लीटेड पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट सी दैट ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू। रीसेंट एग्जाम मैं कहूंगा नवंबर 16 का पेपर एक है, नवंबर 2016 का। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी जो है, उस क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में आप देखना एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर डी? व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस बिल्डिंग इन अ ग्रुप? briefly explain the efforts taken by mediators and facilitators in the consensus building process. क्या हमने ये पढ़ा है? We have read this. When in which chapter we have read? Chapter number 3, group dynamics. Consensus building is a multi-party dispute. याद है क्या? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है। जस्ट काउंट नाउ ऑल ऑफ यू। आई वांट यू टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। प्लीज कीप दैट इन माइंड। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं, देयर इज नो अदर रीजन। कम्युनिकेशन इज ओवर, बट फिर भी समझो। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क आ गया। आगे
Read this question number C on the screen. सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अरे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है, और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में 4 बैरियर्स थे, उसमें सोशो साइकोलॉजिकल इज डिफिकल्ट टू ओवरकम. याद है क्या? मैंने आपको हिंट भी दिया, जब भी बैरियर्स पर आता है 4 डायग्राम में चारों बैरियर्स लिखोगे, फिर उसके बाद जो पूछा है उसके ऊपर फोकस करके उसको एक्सप्लेन करोगे, और नोट कंक्लूजन में आएगा हमारा प्रॉपर हर एक आंसर का. 5 और 4 कितना हुआ? 9 मार्क्स. जस्ट काउंट नाउ. Read that question number C, all of you. C. What is meant by emotional intelligence and emotional quotient? State any 6 social competencies associated with emotional intelligence. लिख सकते हो कि नहीं? 9 and 4 कितना हुआ? 13. Read that question number C, all of you. Please read the C question. Briefly explain clearly the different types of grapevine chains in an informal communication. 4 chains है ना? Single stranded chain, cluster chain, probability chain and gossip chain. याद है ना डायग्राम के साथ? अभी तक कितना? 13 plus 4 17 marks. We are still writing communication only. पेपर का वेटेज देखो अब 17. उसके बाद I'll say read that question number B. B पढ़ो. What is an affidavit? Draft an affidavit certifying that SF Limited does not have any tax dues. 17 plus 4 21. ये ड्राफ्टिंग का है ना? मुझे सी. अभी भी पेपर एंड नहीं हुआ है. एंड दोस्तों एक सेकंड. क्वेश्चन नंबर ई पढ़ो. व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव लिसनिंग? स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन द बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स. कितना हुआ? 25 मार्क्स. और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं दोस्तों, प्लीज ध्यान दो. आप कितना भी कंपन लॉ पढ़ लो, अगर आपने कम्युनिकेशन का आंसर अच्छा नहीं लिखा, एथिक्स का आंसर अच्छा नहीं लिखा, यू कैन नॉट स्कोर 60+. आप कंपन लॉ बिजनेस लॉ के जगह 55-60 तक पहुंचोगे. मैं चाहता हूं कि आप 70+ स्कोर करो. अगेन मेरी बात सुनना, आपका दिमाग मत लगाओ. व्हेन यू स्टार्ट योर स्टडीज ना, ये जो कम्युनिकेशन का सिलेबस हमने किया ना, इसको इस तरह से पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, यू टू राइट इट इन अ प्रॉपर वे, कंक्लूजन के साथ, प्रूफ के साथ, डायग्राम के साथ, जहां पर भी मौका मिले. जो स्पेसिफिक नोटिस है, मैंने फॉर्मेट बताया, उसको ड्राफ्ट किया, उसके बाद उसको ब्रैकेट में डाला. खुद 2-3 बार प्रैक्टिस करो. हम क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट करते. ये बाद में करेंगे. डोंट डू इट, डू इट फर्स्ट. और उसके बाद उसको हफ्ते में एक बार जस्ट रिवाइज करने का. कभी भी एक बार पूरा करके रख देने का. हफ्ते में कभी भी बोर हो जाए पढ़ाई करके, तो लॉ को पढ़ के, थ्योरी पढ़ के बोर हो जाए, तो ये निकाल देने का. एंड जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट, रिवाइज. सेम थिंग डू फॉर एथिक्स. एथिक्स का भी काउंटिंग 25 मार्क्स आएगा. 50 मार्क्स का पेपर आपका इस पर, और 35 मार्क्स के लिए कंपनीज एक्ट था. 35 मार्क्स के लिए कंपनीज एक्ट इसी पेपर में. मतलब लगभग 85 मार्क्स का आपका पेपर कंपनीज एक्ट, एथिक्स और कम्युनिकेशन पर था. अगर आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन के साथ नहीं करते हो, एक ऑप्शन होता है ना क्वेश्चन, मतलब आपको बिजनेस लॉस पर वैसे भी वेटेज कम है, तो बिजनेस लॉस के लिए हम जितना बराबर सर ने बताया वही करेंगे. ज्यादा वक्त बिजनेस लॉस को ना देते हुए ज्यादा वक्त इनको देंगे. अरे यस नो, आई कैन से द कम्युनिकेशन पार्ट इज ओवर. क्लियर है? थैंक यू. शब्बा खैर. बचेंगे तो और भी लड़ेंगे.